हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं जो आपके हरियाणा टेट, यानी आप ऐसे कह सकते हैं एस टेट के जो भी प्रीवियस में जो भी क्वेश्चन हुए हैं, तो उसमें जो ईवीएस से संबंधित यानी आपके पर्यावरण अध्ययन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बने हैं ना, जैसे कि हम बात करें, मैंने जो सॉल्यूशन किए हैं 2011 से लेकर 2023 तक, जो लास्ट बार परीक्षा आपकी दिसंबर 2023 में हुई है, तो उस तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर थे ईवीएस से संबंधित बेसिस कर, वो आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। मैंने अलग अलग टाइम पे बनाए हैं, तो किसी में आवाज़ ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, लेकिन आपको वीडियो सभी मिल जाएंगी। ठीक है, सभी क्वेश्चन पेपर हो, चाहे वो आपका 2011 का हो, 12-13 का, 13, फिर उसके बाद 14-15 वाला, फिर 15-16 वाला हो, फिर 17 वाला हो, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ये सभी मिल जाएगी। ठीक है, जैसे इसमें पूछा गया था, पाल, प्रत्यार और राष्ट्रकूट फिल इन द ब्लैंक्स नियंत्रण के लिए लड़े, जो कि हर्ष के बाद शक्ति का प्रतीक था। तो ये कन्नौज की बात कर रहा है, यानी जो पाल, प्रत्यार और राष्ट्रकूट कन्नौज पर नियंत्रण के लिए लड़े, जो हर्ष के बाद शक्ति का प्रतीक रहा था। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है धातु के अमलगम में दूसरा तत्व कौन सा होता है? धातु के अम्लगम में दूसरा तत्व होता है, वो होता है पारा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें बताना है कि किसी भी विलेन का पीएच अगर 2 दे रखा है तो ये क्या होगा? हम ये कहेंगे जितना पीएच कम होगा ना मान, वो उतना ही प्रबल होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। जैसे HCl होता है, ये सबसे खतरनाक माना जाता है, क्योंकि आप जानते हो जो हमारा आमाशय होते हैं, आमाशय होता है, आमाशय मतलब पेट, उसमें जो आमाशय में है आपकी श्लेष्मिक ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जैसे श्लेष्मा बोलते हैं, तो उनसे निकलता है ये HCl। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। जो कैसा होता है? बहुत ही खतरनाक होता है। तो इसका तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देख लेते हैं कि इसमें से प्राचीन वेद कौन सा था? उस टाइम में पूछा गया था, अब तो नहीं पूछे जाते हैं GK के। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ऋग्वेद। भारत में कहाँ सींग युक्त घंटा मिलते हैं? तो ये आपके असम में मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसमें से बताइए कि उदासीन पिंड कौन सा होगा? उदासीन पिंड मीन्स ये है कि प्लस और माइनस समान हो जाए, वही होगा उदासीन। तो देखो 3 नंबर में कि ऋणात्मक एवं धनात्मक आवेश बराबर मात्रा में हो, तो निश्चित तौर से वो उदासीन पिंड माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है गोवा के दक्षिण का पश्चिमी घाट क्या कहलाता है? तो भारत का नक्शा आप देखा होगा, तो ये गोवा है, इसके नीचे फिर आपकी महाराष्ट्र है, तो इस वाले तट को ना केरल तक, इसे मालाबार तट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि DDT है, तो हम ये कहेंगे ये अनअपघटनीय प्रदूषक है, यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है, यानी ये सड़ गल नहीं सकता है। और इसका DDT का पूरा नाम क्या होता है? इसे बोलेंगे डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन, या एथिन बोल सकते हैं, इसका ये पूरा नाम होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये GK का है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि इब्राहिम लोधी, सॉरी बहलोत लोधी हो जाएगा इसका राइट आंसर, लेकिन वर्तमान में ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। कुछ क्वेश्चन हैं जो, जैसे कि इस प्रकार के क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु है जो जल प्रदूषण के सूचक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो वो कॉलीफॉर्म है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जैसे कि कक्षा 7 का एक विद्यार्थी मिश्रण के अवयवों को पृथक करने के लिए प्रयोग करता है, तो प्रयोग के तरीके की सारणी है, जैसे अब क्रमशः क्या होगी, जैसे ये है और ये। इसमें तो मिश्रण है और जल है, तो उसे चुम्बक के थ्रू है, कोई ना कोई धातु होगी जो चुम्बक से चिपक सकती है, तो वो लोहा हो जाएगा। जैसे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन से आसानी होगी पहचानने में। ठीक है, जैसे कि ये प्रयोग के आधार पर आपको बताना है इसमें से क्या क्या होगा। हम ये कहेंगे जब भी चुम्बक की बात आती है वो चिपकने वाला होना चाहिए उससे कोई, तो लोहा हो जाएगा। इसमें भी लोहा दे रखा है जी, तो दोनों ऑप्शन होंगे नहीं। बाकी है जैसे निस्यंद्र की बात करता है, ये तो छानने के काम आती है, तो ये संबंधित फिर किससे हो जाएगी? जी हो जाएगी बालू से। ठीक है, चीनी से नहीं होगी, क्यों? चीनी तो पानी में घुल जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें बताना है कि बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? ये लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट है कोणार्क मंदिर कहाँ पर है? ये उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा था रासायनिक अभिक्रियाओं को लेकर, संतुलित समीकरण कीजिएगा। जैसे इसमें दे रखा है, जो जहाँ पर A, B और C और D ये दे रखे हैं, इसके में बताइए कितनी जो संतुलित समीकरण करेंगे तो इसमें कितने मॉलिक्यूल आएंगे इनके सामने। तो देखो
जैसे मैं अब इसे लिख के ही बता दूँ कि या डायरेक्ट बता दूँ। देखो ये कह रहा है कि एयर एल्यूमिनियम है, ठीक है, प्लस फिर है सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर है आपकी H2O जल। अब ये क्या क्या बना है, अब मैं ये बना है उसके आगे लिख देता हूँ, जैसे कि सोडियम एल्यूमिनेट बोलते हैं इसे, ठीक है, यानी सोडियम एल्यूमिनेट बोलेंगे, प्लस 3H2। ये हमें एक अभिक्रिया दे रखी है जिससे कि ये प्राप्त हो रहा है सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है, और ये भी प्राप्त हो रहा है 3H2। तो इसमें हमें संतुलित करना है। तो देखो 2 अणु यहाँ पर रखिएगा, ठीक है, 2 अणु आप यहाँ पर रखिएगा और 2 अणु आप यहाँ पर रखिएगा। और अब देखिएगा, अब इसे देखें, 2 तो एल्यूमिनियम है, तो यहाँ पे हमें देखो ये एल्यूमिनियम है ना, केवल एक है, तो यहाँ पर 2 लगा दी, ठीक है। यहाँ पे देखिए सोडियम कितनी है, 2 है, तो ये हमने आगे 2 लगा दी, तो ये भी संतुलित हो गया। अब देखिएगा ऑक्सीजन कितनी है, 2 तो ऑलरेडी थी और 2 आगे लग रही है, तो 4। तो देखिएगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, 2 है, क्योंकि इसके सामने 2 लग रही है, तो ये 2 है। अब देखिएगा यहाँ पे कितनी है जी, यहाँ पे 1 है और इसके आगे 2 लग रही है, तो ये 4 है। तो देखिएगा 2 तो ये नीचे की तरफ में, 2 ये 2 दूनी 4, यानी ये संतुलित हो रहा है ये वाला, ठीक है। आगे देखिएगा 3H2 का मतलब 3 दूनी 6 इसमें हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखिएगा कितनी है, जब जो यानी ये जो पूरी प्रोसेस है ना, ये अभिकारक कहलाती है, यानी लेफ्ट हैंड, और जो आपका राइट हैंड होता है ना, ये आपका उत्पाद है। तो इसमें जो आपकी हाइड्रोजन है 6 दे रखी है, जिसमें से 4 तो ये हैं, 2 दूनी 4, जो आगे अणु होता है ना उससे मल्टीप्लाई हो जाता है, जो भी नीचे की तरफ दे रखे होते हैं, 2 दूनी 4 और 2 यहाँ पे दे रखी थी, यहाँ पे आगे 2 लगा होता है, इस प्रकार है ये 6 हो रही है, तो यानी ये संतुलित हो रहा है। तो हम ये कहेंगे इसमें से ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। जो साइंस बैकग्राउंड के है ना वो तो समझ जाएंगे इस बात को। अब मैंने बता दिया है कि इनके सामने जो भी मॉलिक्यूल होंगे उतने ही आपको लगाने होते हैं जिससे संतुलित हो जाए। नेक्स्ट है कि इसमें से बताइए कौन सा एक मौलिक अधिकार का उदाहरण नहीं होगा। तो आप इन सभी ऑप्शनों को पढ़ लीजिएगा। तो हम कहेंगे जो बच्चों द्वारा पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकार मानना या पाया जाना, ये आपका एक मौलिक अधिकार नहीं होगा। बाकी ये सभी तीनों हो सकते हैं जो इसमें दे रखे हैं। बाकी नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें बताइए कि रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में कौन सा इसमें से सही होगा। देखो ये कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया है वो उत्क्रमणीय होती है, तो केवल उत्क्रमणीय नहीं होती है, अनुत्क्रमणीय भी होती है, यानी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो ये तो गलत है, क्योंकि ये कह रहा है तो उत्क्रमणीय जबकि दोनों होती हैं। सभी रासायनिक अभिक्रिया परिवर्तनों के दौरान ऊर्जा अवशोषित होती है, तो अगर एब्जॉर्ब हो रही है तो निश्चित तौर से उत्सर्जन भी होगी। ऐसी अभिक्रिया होती है जिनमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, तो ये भी गलत है क्योंकि दोनों चीज़ें नहीं है इसमें। 3 नंबर ऑप्शन है कि रासायनिक अभिक्रिया में बंधों का टूटना और बनना, ये निश्चित तौर से सही हो जाएगा क्योंकि रासायनिक बंध टूटते हैं और जुड़ते हैं, तो 3 नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इसमें बताना है कि जो प्रतिवर्ती क्रिया में प्रतिवर्ती चाप निम्न द्वारा है बनता है, तो हम कहेंगे जो भी हमारे अगर इन सभी ऑप्शनों को देखिएगा किस हिसाब से हम लगा सकते हैं आंसर। आप जाइए ऑप्शन नंबर 2 पर। जो आपके रिसेप्टर होंगे ना वो जाएंगे आपके स्पाइनल कोड पर, स्पाइनल कोड है फिर जाएगा अपनी जो मांसपेशी है मसल, यानी ये क्रम रहेगा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। जर्मनी के एकीकरण के पीछे किसका दिमाग था, तो वो आपके बिस्मार्क का था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना था, तो ये उस टाइम पर पूछा था जिसका था 382। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। यदि एक चुंबकीय छड़ को लंबाई के 4 टुकड़ों में काट दिया जाए तो ध्रुवों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी। कोई भी चुंबक ले लीजिएगा, अब इसे लंबाई में काटिएगा, 1 2 3। अब ये कह रहा है कि इसे क्या है 4 भागों में काटिएगा, तो 1 भाग 2 भाग और 3 भाग और 4 भाग, तो ये 4 हो जाएंगे ना। तो देखो एक तो इधर ध्रुव हो जाएगा, एक इधर, फिर एक इधर ध्रुव एक इधर, इन्हें करेंगे ना तो ये 8 ध्रुव हो जाएंगे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही होगा। हालांकि ये मैंने ओरिजेंटल काटी है, लेकिन लंबवत काटनी होगी तब 8 हो जाएगी ध्रुव, ठीक है, जहाँ से भी काटेंगे वहाँ से 2 ध्रुव बन जाएंगे। ऐसे छोड़ देते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट उस टाइम पर पूछा गया था। ये माओवादी वाले आक्रमणकारी है ना, ये सभी जो कह सकते हैं जो दांतेड़ा उपस्थित है ये पूछ रहा है, तो उस टाइम पर पूछा गया था। बाकी मैं बता देता हूँ ये छत्तीसगढ़ में जो नक्सलवादी होते हैं उनसे संबंधित था ये।
नेक्स्ट है कि जनसंख्या मानव पूंजी बन जाती है जब निवेश किया जाता है, तो ये उपयोग सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या पूछा है कि भोजन पकाते समय कभी कभी बर्तन के पैदे की जो बाहरी सतह होती है वो काली हो जाती है। इसका अर्थ है कि हम ये कहेंगे ईंधन पूर्ण रूप से नहीं जल रहा है या पूर्ण रूप से नहीं जला है, इस वजह से वो काला काला हो गया है वहाँ पे। ये कह रहा है पेंक्रियाज में होती है, तो हम ये कहेंगे जो आपकी पेंक्रियाज है ना, ये आपकी कह सकते हैं ये 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि इसमें से इसे छोड़िएगा, इसे देख लीजिएगा कि ये कह रहा है एक ताज़ा अंडा है, शुद्ध पानी में डूब जाता है, लेकिन नमक के संतृप्त विलयन में तैरता रहता है। इसका कारण क्या होगा? तो हम कहीं नमक के पानी का क्या है, घनत्व ज़्यादा है, उच्च घनत्व होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसमें बताना है किस विधि द्वारा प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाई जा सकती है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। जो पोटेशियम क्लोरेट है ना, अगर जब मैग्नीशियम डाइऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं ना, तो इसमें ऑक्सीजन गैस बन जाती है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बाकी पानी के विद्युत अपघटन से नहीं, प्रकाश संश्लेषण से नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। इसमें बताना है कि इसे छोड़िए, वैसे देख लीजिए क्योंकि संविधान सभा के सदस्य रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो पॉलिटी पढ़ते हैं उसके लिए सही होगा। रणवीर सिंह हुड्डा थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि किसी गेंद यानी एक गेंद किसी वेग से ऊपर की ओर उछाली जाती है, 50 मीटर ऊंचाई तक जाकर फेंकने वाले के पास लौट आती है, तो क्या इसमें से सही होगा? हम जो कहेंगे, क्या कहेंगे, ऊपर गई फिर वापस आ गई, और जहाँ पर भी कोई चीज़ वापस आ जाए तो उसका विस्थापन शून्य हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। जैसा कि देख पा रहे होंगे ये ईवीएस से संबंधित क्वेश्चन है जो आपके पूछे गए थे, तो आप देख लेते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है, जो पहला मीन्स ये कि 121 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी है खाद्य श्रृंखला जो घासीय मैदान की नहीं है, यानी जो घासीय मैदान से संबंधित नहीं है। जैसे कीट, मेढक, सांप, ये घासीय मैदान से संबंधित हो जाएंगे क्योंकि कीट है वो क्या खाता है, जो प्लांट्स होते हैं उन्हें। जैसे खरगोश, लोमड़ी और शेर है, खरगोश है वो घास भी खाता है, तो ये घासी से संबंधित हो जाएगा क्योंकि फिर आगे की श्रृंखला है वो आगे बढ़ती रहती है। बाकी चूहा, सांप, गिद्ध, तो कहीं ना कहीं चूहा भी घास वगैरह और बाकी जो गेहूं वगैरह होते हैं या अन्य कोई खाद्य चीजें होती है उन्हें भी खा जाता है, तो ये घासी में ही आएंगे सभी। लेकिन आपकी जो प्लावक है ना, वो मछली और व्हेल, ये सभी संबंधित होती हैं आपके समुद्री कह सकते हैं खाद्य श्रृंखला से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 है, किस प्रणाली यानी जो सिंचाई प्रणाली है से सर्वाधिक जल संरक्षण होता है, तो वो होती है आपकी ड्रिप, जिसे इरिगेशन बोलते हैं, और ये भारत में चलती है ज़्यादातर राजस्थान में क्योंकि वहीं पर क्या बोलते हैं पानी की कमी है, तो इजराइल की मदद से चलती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागर है ऑस्ट्रेलिया के तो पश्चिम में और अफ्रीका के पूर्व में, यानी देखिए आप विश्व का मानचित्र देखते होंगे, तो ये आपकी ऑस्ट्रेलिया है, तो इसके ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में, और अफ्रीका महाद्वीप बहुत बड़ा है तो इसके पूर्व में, और बाकी भारत यहीं पे कहीं होता है। तो निश्चित तौर से भारत के नीचे जो भी ये महासागर पाया जाता है उसे बोलते हैं हिंद महासागर, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इसमें कह रहा है कि श्रमिक मधुमक्खी अन्य मक्खियों को भोजन के स्रोत की दिशा ज्ञात कराती है, किस प्रकार? तो वो करती है डांस, तो नृत्य के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि वायु प्रदूषण से नहीं होता है, तो वायु प्रदूषण से क्या नहीं हुआ? जैसे कि इसमें बताया है कि नहीं होगा, तो हम कहीं पाचन संबंधी रोग नहीं होंगे, बाकी आपकी कैंसर हो सकती है, श्वसन संबंधी रोग हो सकते हैं, इमारत की क्षय भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादपों द्वारा वातावरण से कौन सी गैस अवशोषित की जाती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषित की जाती है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, ये कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन कुछ बड़ा ही सही है, चलो देख लेते हैं ये क्या रहा है। ये क्वेश्चन है, ये इस प्रकार कह रहा है कि आप बालकों के साथ चना का अंकुरण की गतिविधि कर रहे हैं। ठीक है, जैसे प्रत्येक बालक भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अंकुरण का प्रयास करता है। जैसे फर्स्ट है, केवल हवा में,
सेकंड है हवा और पानी में, और थर्ड है पानी के पूरी तरह डूबा कर। ठीक है, अब प्राप्त जो भी आपके ये बालकों द्वारा जो प्राप्त परिणाम है, अब उनकी कॉपियों में अंकित कर दें, विश्लेषण करते हैं और निष्कर्ष भी निकालते हैं। अंकुरण के लिए पानी और हवा दोनों आवश्यक हैं। इस गतिविधि में निम्नलिखित किस कौशल से बालकों का परिचय नहीं हुआ है? आप अगर इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे जो इसमें ये स्टेटमेंट का है, तो हम ये कहेंगे, ये कहीं ना कहीं इसमें देखो अवलोकन की बात हुई है, ऑब्जर्वेशन किया होगा बच्चों ने, वर्गीकरण भी किया होगा, और आपका इसमें लिख रखा है इम्प्रोवाइजेशन यानी उन्नतीकरण भी हुआ होगा, लेकिन इसमें कहीं पर तार्किकता की बात नहीं हुई है। और यही पूछा था कौन सा परिचय नहीं हुआ है, तो वो आपकी लॉजिकल थिंकिंग है ना, या लॉजिकल रीजनिंग है, उनका कहीं पर भी उपयोग नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। इसमें पूछा है कि जो भी आपके पक्षी है वो नर मादा दिखने में समान होते हैं, तो ऐसा कौन सा पक्षी है? इसमें कौन हो सकता है? नर और मादा। ठीक है, पक्षी की बात कर रहा है, तो ये आपका बुलबुल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि इनमें से बताइए कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो भूकंप होती है, सुनामी होती है, चक्रवात होती है, लेकिन जो आपकी शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है, तो निश्चित तौर से वो एक मतलब प्राकृतिक आपदा नहीं कहेंगे उसे। क्वेश्चन नंबर 31 है, इसमें बताइएगा कांटेनुमा पत्तियों को दर्शाकर एक शिक्षक किस प्रकार के पौधे के बारे में पढ़ा रहा है? तो हम कहेंगे वो मरुस्थल में उगने वाले पौधों की बात कर रहा है, जैसे कि इसमें नाम आते हैं नागफनी और बहुत सारे प्लांट्स आते हैं जो मरुस्थल में पाए जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा गया है कि इसमें से बताइएगा कौन सी खुराक में प्रोटीन आधिक्य में नहीं है, यानी प्रोटीन नहीं पाई जाती है। पनीर में पाई जाएगी, दाल में भी पाई जाएगी, मांस में, लेकिन जो शुद्ध घी है ये फैट होता है, यानी इसमें वसा पाई जाती है, ना कि इसमें प्रोटीन। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर का प्रयोग है झोपड़ियों की दीवारों और फर्श को लीपने के लिए किया जाता है, जिससे क्या होता है, इससे कीट जो भी होते हैं ना, सूक्ष्म कीट, तो वो दूर भाग जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कीट दूर उठ जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें से बताइएगा प्राकृतिक संसाधन होते हैं, तो ये सभी हो जाएंगे, चाहे जल हो, खनिज हो, लकड़ी हो, ये सभी प्राकृतिक में आएंगे, तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से बताइएगा कि निम्नलिखित में से किस वनस्पति के बीज हम खाते हैं, यानी बीजों को हम खाते हैं, कौन सा हो सकता है इसमें से? तो देखो मूंगफली हो जाएगी, इसके बीजों को ही खाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि ईवीएस एकीकरण है, क्या है ये? हम कहेंगे विज्ञान और सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा, ये सभी का सम्मिश्रण ही आपका ईवीएस इंटीग्रेशन कहलाता है, या इंटीग्रेटेड, या क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का चरम स्रोत क्या होता है? तो वो आपका सूर्य हो जाएगा। कह रहा है कि पर्यावरणीय अध्ययन का उद्देश्य क्या है? तो हम कहेंगे चाहे वो आपके स्थानीय पर्यावरण या पर्यावरणीय मुद्दे के प्रति समझ उत्पन्न करना हो, चाहे वो आपके वैश्विक पर्यावरण के मुद्दों के प्रति समझ उत्पन्न करना हो, चाहे पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना हो, ये सभी हो जाएंगे ऑप्शन है, यानी सही होगा उपयुक्त सभी। इसमें से बताना है आपको कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित है, जैसे जल संरक्षण, कचरा निस्तारण, जनसंख्या वृद्धि। तो इसमें से जो संबंधित होंगे वो होंगे आपके, ये सभी हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 किसमें? तो 4 नंबर ऑप्शन में 1 2 3, तो 1 2 3 ही दे रखे हैं, तो ये सभी हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 140 नंबर। रमन को उसके पड़ोसी ने 4 किलो आंवला उपहार में दिए, वह मुरब्बा बनाने की योजना बनाता है, तो उसे किस तकनीक अपनाने की जरूरत है? तो उसे परिरक्षण, यानी जैसे इंग्लिश में कह रहे हैं प्रिजर्वेशन करना जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसमें से वृक्ष का उदाहरण कौन सा है? तो एकमात्र है बरगद। इसमें बताइए भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्र में कौन से राज्य सम्मिलित हैं? तो वो हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, जिसमें चाहे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। इसमें बताइए
कि कौन सा है जो जल को असंक्रमित करने में सहायक नहीं है, तो वो हो जाएगा निस्यंदन, जिसे कहते हैं छानना। इसमें से बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन हमारे पर्यावरण के अपघटन के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो वो हो जाएगा वन रोपण। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसमें से बताइए जो विषम है वो बताइएगा। जो प्राकृतिक गैस है ना, ये आपकी परंपरागत है, ठीक है, बाकी परंपरागत नहीं है, ये सब रिन्यूएबल है। नेक्स्ट है कि अशुद्ध जल को शोषित किया जाता है, तो वो सभी प्रकार से हो जाएगा, चाहे तो अवांछित रसायन हटाकर या जैविक संदूषक को हटाकर या गैसों को हटाकर, तो प्रयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है, तो वो हो जाएगी जल ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसमें बताइए कीट बच्ची पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता है, तो वो नाइट्रोजन नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या है कि प्लांट्स जो होते हैं कीट बच्ची प्लांट, जैसे यूटिकुलेरिया हो गया, नेपेंथिस हो गया, सेंट फ्लाई बोलते हैं या सेंट फ्लो बोलते हैं, वो भी प्लांट इसी में आ जाता है। एक्चुअली क्या है, नाइट्रोजन की कमी रहती है, तो ये क्या है जो भी कीट होते हैं उन्हें खा जाते हैं, ज्यादातर चूहों को भी खा जाते हैं। नेक्स्ट है रेशम की प्राकृतिक प्रकृति कैसी होती है, तो वो प्रोटीन की होती है। ये बताइए ऐसा कौन सा पक्षी है जो स्वयं का घोंसला या नीड नहीं बनाता है, तो वो हो जाएगी कोयल। इस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये अल्फ्रेड रसेल वालेस के द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो 122 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र है जो वर्षा का मापन करता है, तो वो आपका वर्षा मापी होगा, जिसे रेन गेज बोलते हैं, गेज ही बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है प्रकृति के लिए विश्वव्यापी कोष WWF के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी नदी विश्व में 10 संकटग्रस्त जो भी नदियां उनमें से एक है, तो इनमें से हो जाएगी गंगा नदी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जो ओजोन परत की क्षय का कारण क्या है, तो वो हो जाएगा CFC। तो इसका हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, ठीक है, CFC। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें बताना भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार ग्रामीण समुदाय और व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने वन्य जीव कह सकते हैं रक्षा के लिए दिया जाता है या साहस और समर्पण प्रदर्शन करने के लिए, तो अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। इसमें से बताना है वो अमेरिका की यानी एक अमेरिका वैज्ञानिक ने दर्शाया कि जो तड़ित यानी जो बिजली गिरती है और आपके बस में उत्पन्न चिंगारी वास्तव में एक ही परिघटना है, तो ये किस वैज्ञानिक ने दी थी, ये आपके बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दी। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि MCVT का क्या नाम है, तो इसे बोलते हैं इसे बोलेंगे एक तो मेटल केस बोट टेल बोलेंगे और बाकी मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट, यानी ये 2 ऑप्शन सही हो जाएंगे, 2 और 4। इसमें हो जाए कुछ शहरों तथा नगरों में नगर पालिकाओं को 2 प्रकार के कचरे को एकत्र करने के लिए पृथक कूड़ेदान प्रदान करती है। प्राय ये एक का कूड़ेदान हरा होता है और दूसरे अन्य निम्नलिखित पदार्थों के लिए उपयोगी होगा। केवल एक ही बताना है कि हरा वाला किससे संबंधित होगा, तो ये पेड़ पत्ती और सूखी चीजों से संबंधित होगा, पेड़ों की जो पत्तियां होती है उनसे संबंधित होता है हरा वाला। नेक्स्ट इसमें से विषम बताइएगा। कोयला एक जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है और आपका प्राकृतिक गैस भी जीवाश्म हो जाएगा। तो इसमें से नहीं है संबंधित, हो जाएगी पवन ऊर्जा, तो जीवित जीवाश्म नहीं है, बाकी ये सभी जीवाश्म ईंधन थे। इसमें से बताना है कि CO2 प्रमुख रूप से यानी ग्रीन हाउस गैसों में से एक निम्नलिखित में से कौन सा अन्य गैसें ग्रीन हाउस गैस प्रभाव डालती हैं, उसके बताइएगा किस प्रकार प्रभाव डालती हैं। तो ये डालेंगे आपके मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे N2 बोलते हैं, यानी लाफिंग गैस। नेक्स्ट है गैस सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है, तो सिस्मोग्राफ का उपयोग है वो आपके भूकंप मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 132 नंबर। इसमें से बताइए सबसे छोटा या बौना ग्रह कौन सा है, तो वो प्लूटो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें से बताइएगा कि कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र कभी उल्टा नहीं होता, वो ऊर्जा का प्रावट होता है, हमेशा सीधा ही रहता है। इसमें से आपको बताना है कि कॉलम फर्स्ट और सेकंड को मिलाने के लिए, जैसे कि आपको हो रखा है क्या अस्थमा बीमारी हो रखी है, तो इसमें एक काम कीजिए, इसमें कूट पता होना चाहिए जिससे आसानी होगी ना छांटने में, क्योंकि अगर 1-2 पता है हमें तो वो बाकी भी मिल जाते हैं। तो जैसे अस्थमा हो या बाकी स्मोक के कारण, ठीक है, और इसके अलावा आपकी स्मोक होगा, ये आपके फॉग और स्मोक से भी हो सकता है। सल्फर डाइऑक्साइड है, ये प्रदूषणकारी गैस हो जाएगी। और मीन माता है, ये आपके पारा के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस है जो WED किस वर्ष मनाया गया था? ये आपका 1974 में। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। एक जानवर की विशेषता बतानी। जानवर के पैरों के तलवे चिपचिपे होते हैं और उन्हें वृक्षों पर चढ़ने में सहायता होती है, तो वो लाल आंख वाले मेंढक होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा वन का उत्पादन नहीं है? गोंद होता है, प्लाईवुड हो जाएगा, और लाख यानी जिसे लाख बोलते हैं ये भी हो जाएगा। लेकिन केरोसिन तो आपका जीवाश्म ईंधन होता है, इस वजह से ये भिन्न हो जाएगा। ये कह रहा है कि अम्लीय वर्षा फिलिंदा ब्लैंक्स तथा फिलिंदा ब्लैंक्स के ऑक्साइडों के कारण होती है, तो ये होगी सल्फर और नाइट्रोजन के कारण, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये बन जाएंगे, NO2 बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसमें बताना है आपको एक कविता है दी राइम ऑफ दी एंशिएंट मैरिनर, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी आपके ST कॉलेज, जो आपका कॉलरिज है उनके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी प्रतिवेद सर्वाधिक क्षेत्र पर आच्छादित है? तो सर्वाधिक क्षेत्र पर आच्छादित है वो हो जाएगा आपका समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। नेक्स्ट है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी? तो प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना है वो आपकी की गई थी 1916 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हवा क्या है? हवा कई प्रकार की चीजों का मिश्रण होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। वन महोत्सव है कब मनाया जाता है, किस महीने में? तो वन महोत्सव है ये मनाया जाता है आपका जुलाई में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा है निम्नलिखित में से जानवर निम्नलिखित में से अनुकूल नहीं किसके? तो ये आपको इसमें विशेषता दे रखी, तो आपको एक चूज करना है इसमें से, तो हम कहेंगे ये पेलर भालू की है विशेषता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है समुद्र के पानी का शुद्धिकरण किया जा सकता है, तो वो आपके विपरीत पराशर द्वारा। हमने ये कर लिया था। अब 140 नंबर हमने क्या किया था, इसका राइट आंसर क्या लगाया था? इसका हो जाएगा अगर हमें समुद्र के जल का शुद्धिकरण करना है तो वो विपरीत पराशर होगा, यानी रिवर्स ऑस्मोसिस। पानी को कीटाणु रहित करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है? तो इसमें से देखो फिटकरी हो जाएगा, क्लोरीन की गोलियां हो जाएंगी, लेकिन वह ना देखो निस्यंदन संबंधित नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर है वर्मी कंपोस्ट प्राप्त होता है वो केचुए से। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो ये संबंधित हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 2 पवन चक्कियों से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है पादपों जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव कहलाते हैं, इन्हें कहेंगे आप अपघटक, जिसे डिकम्पोजर बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। इसमें जो 121 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट है EVS से संबंधित है। इसमें पहला EVS की टीचिंग मेथड से पूछा गया है। इसमें क्या पूछा गया है कि शिक्षक EVS शिक्षण में स्वदेशी ज्ञान और दृष्टिकोण को समग्र रूप से कैसे एकीकृत कर सकता है या इंटीग्रेटेड कर सकता है? तो आपको ये 4 कथन दे रखे हैं, आप इन सभी कथनों को देख लीजिएगा। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सीखने के अनुभव को समृद्ध करके या करने के लिए स्वदेशी ज्ञान हो या आपका सांस्कृतिक प्रथा हो या आपके जो भी दृष्टिकोण रहे हैं उन्हें सक्रिय रूप से हम खोजने और एकीकृत करने से, तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। हमें यही पूछा था ना, शिक्षक EVS शिक्षण में स्वदेशी ज्ञान और दृष्टिकोण को समग्र रूप से कैसे एकीकृत कर सकता है, वो 2 नंबर ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा गया है आपसे कि ताप विद्युत संयंत्र आमतौर पर कोयले या तेल क्षेत्रों के पास स्थापित किए जाते हैं, इसका रीजन दीजिए। तो हम यही कहेंगे जो कोयला या पेट्रोलियम का अधिक आसानी से परिवहन हो सके, तो इस वजह से वहां पर स्थापित किए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 पर है। इसमें पूछा गया है आपसे कि EVS शिक्षण के संदर्भ में मापन का तात्पर्य क्या है? हालांकि देखा जाए इसकी इंग्लिश अलग ही टाइप से दे रखी थी। इसमें स्कैफोल्डिंग रेफर टू पूछा था, यानी स्कैफोल्डिंग का उपयोग। हम ये कहेंगे जैसे जैसे छात्र कौशल और ज्ञान प्राप्त करते हैं तो समर्थन धीरे धीरे कम होता जाता है,
यानी स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है किसी को हेल्प देना, क्षण भर के लिए दी जाती है, यानी हेल्प कम समय के लिए जाती है, उसके बाद वो हेल्प कम कर ली जाती है, हटा दी जाती है, वो स्कैफोल्डिंग ही पूछा था यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है जो 124 नंबर, इसमें कॉलम फर्स्ट है और कॉलम सेकंड दे रखे हैं और इनमें विचार कीजिएगा। और क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है जो कॉलम बी है यानी ये वाला, इसमें कौन सी परिभाषा कॉलम ए में खनिज से मेल खाती है। तो ये बताना है कि खनिज है वो किससे संबंधित है, ये वाला आपके बी कॉलम से। खनिज का मतलब होता है जिसमें लोहा हो, कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, आयरन हो, इस चीज से संबंधित होगा, वही राइट आंसर हो। जैसे कि खनिज है कैल्शियम से संबंधित हो जाएगा। तो इसमें आप इन ऑप्शनों में से बताइएगा किससे संबंधित होगा, तो कैल्शियम से होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ और अन्य चीज पूछता तो हम उसे हिसाब से बताते। जैसे यहाँ पर मान लीजिएगा वो प्रोटीन की पूछता तो फिर हम दाल पे जाते। अगर यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट पूछता तो हम ग्लूकोज पे जाते। अगर विटामिन पूछता तो हम भी इन विटामिनों पे जाते, जैसे B1, B2, B6, B12। अगर इसमें और क्या दे रखा है, अब इसमें फिर चीनी है वो आपके ऊर्जा से संबंधित नहीं होगी डायरेक्टली। चीनी में तो देखा जाए तो ग्लूकोज ज़्यादा होता है। चीनी में वैसे देखी जाए मीठी शर्करा भी होती है, ठीक है। तो वो इसमें मेल नहीं खा रही, इस वजह से वो तो संबंधित नहीं होगी। मैंने अभी और एग्जांपल दिए, वो कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से, इस वजह से, ठीक है। बाकी इसका राइट आंसर कैसे भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इसमें ये पूछा गया है आपसे कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में आपको 4 ये आपको कथन दे रखे हैं और इनके फिर कूट दे रखे हैं कि कौन से इसमें से सही है, ठीक है। तो हम कहेंगे जो पहला आपका कथन दे रखा है कि ऊर्जा का प्रवाह है वो एक दिशा का होता है, यानी एक दिशात्मक होता है, या वन डायरेक्शनल होता है, या यूनी डायरेक्शनल बोल सकते हैं। तो ये बात सही है कि लिंडमान ने यही बताया था कि आपका 10% जो ऊर्जा का प्रवाह होता है और वो आपका एक स्टेप, यानी आप ऐसे कह सकते हैं जैसे जैसे हम उच्च लेवल पे जाते हैं तो वहाँ पे ऊर्जा का 10% ह्रास होते जाता है, ठीक है। तो यानी हम कहेंगे ऊर्जा का प्रवाह है वो एक दिशात्मक होता है। यानी आप में मान लीजिए कोई घास है, घास को कौन खा रहा है, टिड्डा खा रहा है। और टिड्डा को कौन खा रहा है, मेढक खा रहा है। मेढक को कौन खा रहा है, सर्प खा रहा है। सर्प को कौन खा रहा है, जो चील है या गिद्ध है, कोई भी। तो ये क्या है, एक दिशात्मक है। तो ये बात सही है। दूसरा है सामग्री का प्रवाह एक दिशात्मक होता है। एक दिशात्मक नहीं होता, मल्टी डायरेक्शनल होता है। यानी इस घास को खाने वाले यहाँ पे गाय भी हो सकती है, या आपके अन्य है पशु भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार है, यानी जरूरी नहीं है एक पर बहुत सारी चीजें डिपेंड रह सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मल्टी डायरेक्शनल होता है, ना कि आपका एक दिशात्मक। तो ये तो गलत है, 1 नंबर ऑप्शन सही था। तीसरा ऑप्शन है या तीसरा कथन है सामग्री का प्रवाह चक्रीय होता है। ये बात सही है, क्योंकि घास, और मैंने जो टिड्डा का एक दिशात्मक वाला एग्जाम्पल दिया था, तो घास पे बहुत सारी चीजें डिपेंड है। जैसे टिड्डा हो गया, मैंने बताया था आपको, जैसे कि जानवर हो गए, जैसे गाय हो गया, हिरण हो गया, अन्य वो हो गए। तो इसी प्रकार प्रत्येक जो आपका उपभोक्ता आके मिलता जाएगा उसमें बहुत सारी चीजें डिपेंड रहेंगी। तो ये एक जाल होता है, जैसे फूड वेब बोलते हैं। तो ये बात सही है, यानी सामग्री का प्रवाह है वो चक्रीय होता है। बाकी 4 नंबर ऑप्शन है कि ऊर्जा का प्रवाह चक्री नहीं होगा, ऊर्जा का प्रवाह तो एक दिशात्मक होगा। जो पहला ऑप्शन और 3 नंबर ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी गलत थे। क्वेश्चन नंबर 126 है, इसमें पूछा है कि जो NEP 2020 के संदर्भ में आपकी जो EVS शिक्षण में जो अनुभवात्मक शिक्षा की भूमिका क्या होती है। आप इन सभी ऑप्शनों को पढ़ेंगे तो देखो इसमें से ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। जो सही दे रखा है कि अनुभवात्मक शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाएगा या कई किया जाता है और EVS शिक्षण का अभिन्न अंग होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, क्योंकि ये टीचिंग मेथड के सिंपल याद है, आपको लॉजिक समझना होता है कि इनमें से सबसे ज्यादा पॉजिटिव कौन सा पॉइंट है, मोस्टली वही राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा है कि किसी परिस्थिति के लिए ऊर्जा का स्रोत चुनते समय कौन से जो कारक है वो निर्णय को सबसे अधिक प्रभावित बनाएंगे। तो हम सबसे बेस्ट ये रहेगा कि स्रोत के कारण होने वाले पर्यावरणीय क्षति ये ज्यादा प्रभाव दिखाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
बादल निर्माण है और वर्षा और खारे पानी की से ये कह रहे हैं खारे पानी से ताजे पानी के निर्माण जैसी प्राकृतिक प्रक्रिया के संबंध में कौन सी अवधारणा पेश की गई है। तो एक तो इसमें से हम कह सकते हैं संसाधनों की संतृप्त और अति संतृप्त, ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये लॉजिक का क्वेश्चन पूछा था ये वाला। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें एनईपी 2020 पूछी है, उसमें भी ईवीएस शिक्षण में मूल्यांकन विधियों को कैसे प्रभावित करता है। तो आप है इन सभी ऑप्शनों को पढ़ेंगे, इसमें से पॉजिटिव पॉइंट है वो ज़्यादातर 2 नंबर सही है। यानी हम ये कहेंगे ये पर्यावरणीय अवधारणाओं के बारे में छात्रों की समझ को मापने के लिए प्रामाणिक मूल्यांकन को बढ़ावा देंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें ये पूछा है यदि आप वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए चुंबकीय आकर्षण के गुण का उपयोग करते हैं तो लकड़ी और लोहे की चीज़ों को आप मेजों के लिए, यानी जो लकड़ी की मेज भी है और लोहे की के लिए परिणाम क्या होगा। तो सिंपल है, हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे इन सभी ऑप्शनों को पढ़ते हुए कि लकड़ी और लोहे की जो मेजें हैं वो अलग अलग समूह में होंगी। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें लकड़ी और लोहा दे रखा है, तो लोहा है चुंबक को अट्रैक्ट करेगा, लकड़ी को नहीं। तो अलग अलग हो जाएंगी ये चीज़ें, लोहे से संबंधित होंगी तो वो एक तरफ हो जाएंगी और जो लकड़ी से वो आपकी वहीं पर रह जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा है कि पर्यावरण संरक्षण के बारे में पढ़ाते समय सीखने की प्रक्रिया में सहानुभूति की क्या भूमिका होती है। जो आपकी ऐसे बोल सकते हैं एम्पैथी होती है, उसका क्या रोल होता है। तो हम कहेंगे कि ये आपके जो भी पर्यावरणीय मुद्दों में सभी हितधारकों के लिए दृष्टिकोण को समझने के लिए सहानुभूति आवश्यक होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 है कि जो सीवरेज में पाई जाने वाली अशुद्धियों को मुख्य श्रेणियां क्या हैं। तो हम उसमें देखते हैं कार्बनिक अशुद्धियां ज़्यादा पाई जाती हैं। उसी के अंडर में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे ठोस तरल पदार्थ, लवण, खनिज, ये सभी इसी के अंडर में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 133वां है, इसमें पूछा है कि जब भी विभिन्न क्षेत्रों में अद्वितीय पर्यावरणीय चुनौतियों और अवसरों का समाधान करने के लिए ईवीएस शिक्षण को कैसे अपना सकते हैं। तो हम कहेंगे जो पर्यावरणीय मुद्दों को छात्रों को स्थानीय संदर्भ और केस अध्ययन में शामिल करेंगे, जिससे बालक भी इस चीज़ के बारे में समझ पाए और केस स्टडी के थ्रू वे उन चीज़ों के बारे में कारणों को भी जान सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 133वां है, इसमें क्या पूछा है। इसमें ये पूछा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन किसी बीमारी या स्थिति से ढंग से मेल नहीं खाती। यानी आपको ये है इनमें से कौन सा मेल नहीं है। जैसे विटामिन सी स्कर्वी, सही बात है। विटामिन डी रिकेट्स होते हैं, सही बात है। विटामिन ए है वो रतौंधी से संबंधित होता है, लेकिन विटामिन के है वो क्षय तो टीबी से होता है और टीबी रोग बोलते हैं, यानी ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु द्वारा होता है, तो ये तो संबंधित नहीं होगा। बाकी विटामिन की तो संबंधित आपका फिक्वेनोन से संबंधित होता है, फिक्वेनोन बोलते हैं इसे शायद, तो ये रासायनिक नाम होता है इसका, तो ये उससे संबंधित होता है, यानी रक्त का थक्का नहीं जमता है इसकी कमी होने पर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वायुमंडल में कौन सा घटक है जो वायुमंडल की में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इस प्रकार का है, तो वो नाइट्रोजन होगी, क्योंकि यही आपकी 78% पाई जाती है। ऑक्सीजन होती है आपकी 21% लगभग में, और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.002%, बाकी जलवाष्प वगैरह 1% में आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि ईवीएस रोल प्ले गतिविधि में इसकी सहायता यानी इसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए। यानी ईवीएस की जो गतिविधि करने के लिए आपको शिक्षकों को क्या करना चाहिए। हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे इन ऑप्शनों के आधार पर हम ये कहेंगे छात्रों को विभिन्न भूमिकाओं तलाशने स्वयं लेने के लिए हम अनुमति देंगे। तो ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा है आपसे इसमें कह रहा है कि सद्भाव और समझ को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न खाद्य प्राथमिकताओं की सराहना करने की अवधारणाओं को दैनिक जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है। तो आप इन 4 ऑप्शनों को देख लीजिएगा। हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, इसमें से 2 नंबर ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि विभिन्न व्यंजनों की खोज और साझा करके दूसरों
के भोजन को विकल्प का सम्मान करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 है, इसमें से प्रकार पूछा है कि पौधा, जानवरों और सूक्ष्म जीवों के सभी प्रजातियों सहित पृथ्वी पर जीवन की विविधताओं को क्या कहते हैं? उसे हम जैव विविधता कहते हैं। बाकी हम जैव की बात करेंगे तब पारिस्थितिकी तंत्र कहेंगे, ठीक है। तो इसका तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जैव ऊर्जा का स्थानांतरण का 10% नियम है, वो लेंडरमैन ने दिया था, इसे लैंडमैन भी बोल देते हैं। तो किस वर्ष में दिया था? तो 1942। 140 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है कि स्कूल के रास्ते में घने जंगल से गुजरते समय परिणित प्राथमिक संवेदी अनुभव क्या है? तो हम ये कहेंगे कि विभिन्न जो पक्षियाँ होंगे और प्राणियों की आवाज़ है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें बताना है कि जो ईवीएस में रचनावादी शिक्षण का प्रमुख सिद्धांत निम्न में से कौन सा है? तो हम इन सभी ऑप्शनों को देखें तो हम ये कहेंगे कि जो भी समस्या समाधान और अन्वेषण में सक्रिय संलग्नता। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 है कि आलोचनात्मक सोच और पूछताछ आधारित शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए ईवीएस में कौन सा शिक्षण है वो दृष्टिकोण सबसे प्रभावी रहेगा? तो हम कहेंगे इसमें से जो भी आपका ऑप्शन नंबर 3 है कि अनुभवात्मक शिक्षा और चर्चा है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पत्तियों की विशेषताओं को पहचानते समय निम्नलिखित में से कौन सी इंद्रिय सबसे अधिक प्रासंगिक होगी? तो वो देखना ही सबसे ज्यादा प्रासंगिक होगी, यानी दृष्टि। क्वेश्चन नंबर 144 है कि असमान भोजन वितरण के संदर्भ में सुपोषित पोषणों की तुलना में कुपोषण बीमारी और भूख से पीड़ित बच्चों को बच्चों से करते समय किन मुद्दों पर चर्चा करने की सबसे अधिक संभावना रहेगी? आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हम कहेंगे सामाजिक आर्थिक कारक ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 है, विश्व के वनों और उनके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और जश्न मनाने के लिए 21 मार्च को कौन सा पर्यावरण जागरूकता दिवस मनाया जाता है? तो विश्व वन दिवस मनाया जाता है। बाकी पर्यावरण दिवस 5 को हो जाएगा, यानी 5 जून को। और बाकी आपका विश्व वेटलैंड दिवस है वो 2 फरवरी को हो जाएगा, ठीक है। और बाकी भोपाल त्रासदी गैस है ये आपका 1984 को हुआ था। तो इसका तो ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पानी का स्रोत जल स्रोतों के संदर्भ में परिवार के सदस्य की अवधारणा से सबसे अधिक निकटता संबंधित है? हम जानते हैं कि कुएं हैं, मतलब गाँव में मिल जाते हैं मोस्टली। तो ऑप्शन नंबर 6 सही होगा। 147 नंबर क्वेश्चन है कि पानी की अनोखी विशेषता क्या होती है? तो हम ये कहेंगे कि जल के विभिन्न रूप होते हैं, यह जीवन के लिए आवश्यक होंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसमें पूछा है कि कौन सी सामग्री आमतौर पर जंगलों से प्राप्त लकड़ी से प्राप्त नहीं होती है? जंगलों से प्राप्त लकड़ी से प्राप्त नहीं होती है। तो देखो, कागज लकड़ी से ही बनता है और प्लाईवुड भी लकड़ी से, माचिस की तीलियाँ भी लकड़ी से, लेकिन थर्माकोल है ये नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 है, ईवीएस शिक्षण में क्षेत्र भ्रमण और व्यवहारिक गतिविधियों का महत्व क्या होता है? आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हम ऑप्शन नंबर 2 पे जाएंगे कि वे छात्रों के व्यवहारिक अनुभव और पर्यावरणीय अवधारणाओं को गहरी समझ प्रदान करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट है कि इसमें से बताना है पशु स्रोत से प्राप्त नहीं होता है और ये पौधे आधारित उत्पाद माना जाता है, यानी पौधे से उत्पादित कौन सी चीज़ है? तो वो एकमात्र सोयाबीन है। बाकी दूध है, पशु से प्राप्त किया जाता है, दूध से पनीर बनता है। बाकी अंडे हैं, तो ये किसी के भी हो सकते हैं अंडे, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 2। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये आपका क्वेश्चन पेपर हुआ था एचटेट का, ये हुआ था 2016 और 17 में, यानी 16 का पेपर 17 में हुआ था। तो उस टाइम में किस प्रकार की आपके पर्यावरण अध्ययन से क्वेश्चन बने थे ईवीएस से, तो वो देख लेते हैं। जैसे कि 121 नंबर क्वेश्चन पहला ही था कि हरित गृह प्रभाव किससे संबंधित नहीं है? आप इन सभी ऑप्शनों को पढ़िएगा। जैसे कि ये सुपोषण से संबंधित नहीं था, यह पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ाता है, तो ये बात तो सही है, यानी जो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ा देता है। बाकी त्वचा कैंसर प्रेरित भी करता है ये, और पृथ्वी सतह से ऊष्मा को निकासी को ये क्या करता है? रोकता है। तो हम ये कहेंगे ये 3 स्टेटमेंट तो सही है, जो गलत है वो हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सुपोषण। जैसे यूट्रोफिकेशन बोलते हैं, ये क्या होता है कि जैसे कि जो जलीय जल होता है उसमें जो पोषक पदार्थ होते हैं उसे समृद्ध करता है, ठीक है।
आप ऐसे भी बोल सकते हैं, जल में जो भी पोषक तत्वों से समृद्ध करना ही आपका सुपोषण कहलाएगा। जैसे कि प्लांट्स और जो आपके शैवाल होते हैं उनका डेवलपमेंट करना या विकास करना। तो ये 3 कथन 2, 3, 4 संबंधित थे। जो नहीं था वो हो जाएगा आपका 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा राज्य है जो गंगा कार्य योजना के द्वितीय चरण में सम्मिलित नहीं हुआ था। तो इसमें से हो जाएगा MP। ये जो कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था 1 जनवरी 1986 को, ठीक है, और ये समाप्त हो गया था मार्च 2000 में, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि इसमें से बताइए जैव विविधता अधिकतम कहाँ पर पाई जाएगी। तो हम कहेंगे जहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होंगे वहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। तो ये आपके अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसमें पूछा गया है स्थलीय हरे पादपों की पत्तियों द्वारा उपलब्ध सौर ऊर्जा का कितना भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। 100% का मात्र केवल कह सकते हैं 1% यूज करते हैं बस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। बाकी ध्यान रखना है, यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है। जो आपका एनर्जी का अगर प्रभाव पूछा जाता है फ्लो एनर्जी का, तब वहाँ पर लैंडमान का 10% का नियम चलता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो वो अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। यानी यहाँ पर ये कह रहा है कि कितना भाग यूज करता है जो आपके 100% एनर्जी आती है सूर्य की, जो भी किरणें वगैरह है उनसे संबंधित है, तो उनका केवल 1% यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, ये पूछा है फॉस्फोरस चक्र है ये अप्रायिक, यानी अप्रायिक का मतलब अनयूजुअल होता है, क्योंकि यह पूर्ण रूपेण होता है। कैसा होता है, ये सेडिमेंट्री होता है, अवसादी होता है, इसमें कण वगैरह पाए जाते हैं। बाकी और भी होते हैं जैसे नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, वो गैसीय होते हैं, जबकि ये कणकीय होता है, इसलिए अवसादी बोलते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है, यानी इंडिकेटर है। तो वो आपकी लाइकेन हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। जहाँ पर SO2 का प्रदूषण होगा वहाँ पर लाइकेन नहीं पाई जाती है, इसलिए इसे इंडिकेटर बोलते हैं। वो जहाँ पर पाई जाएगी तो निश्चित तौर से वो वातावरण सही है, यानी वहाँ पर प्रदूषण नहीं है। नेक्स्ट है CFC प्रमुख रूप से उत्तरदायी होता है। तो हम कहेंगे आपकी ओजोन परत है ना, या ओजोन चरण के लिए जिम्मेदार होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 129 नंबर कि वायु प्रदूषण के संदर्भ में असंगत को पहचानिए, यानी जो गलत है वो चूज करना है। तो आप देखेंगे इसमें से ये तीनों तो प्रदूषित करने वाले हैं, स्मॉग, अम्ल वर्षा और निलंबित कणीय पदार्थ, जबकि सुपोषिता है ना, इसे बोलते हैं यूट्रिफिकेशन या यूट्रोफिकेशन। ये तो आपके जल में पोषक तत्वों को समृद्ध करने वाला होता है, ठीक है। तो ये तो पॉजिटिव है, जो गलत है वो हो जाएंगे 2, 3, 4 जो आपके वायु प्रदूषित माने जाएंगे। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है, यानी जो नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है, तो वो बताना है इसमें से। तो इसमें से हो जाएगा बगीचा। बाकी जो वन, तालाब और झील ये आपके नेचुरल माने जाएंगे। इसमें से बताना है अमृता देवी बिश्नोई के त्याग के लिए प्रसिद्ध खेजड़ली गांव में वो अवस्थित है, कहाँ पर है। तो ये राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट लगता है जोधपुर, और ये घटना कब की है, 1730 की। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपवर्ज्य खरपतवार है, इसे बोलते हैं ओबनोक्सियस, यानी हम ये कहेंगे इसमें से खरपतवार होगा जो अपवर्ज्य खरपतवार होगा वो होगा पार्थिनियम, ठीक है, इसे पार्थिनियम बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें बताने का नाइट्रोजन स्थिरीकरण के विपरीत नाइट्रोजन चक्र का भाग कौन सा है। तो वो हो जाएगा विनाइट्रीकरण। ये क्या करता है, जो आपका नाइट्रेट होता है ना NO3, यानी NO3 होता है जिसे बोलते हैं नाइट्रेट, इसे नाइट्रोजन फिक्सेशन जो स्टार्ट होता है ना वहाँ पर वापस ला देता है, इस वजह से इसे बोलते हैं विनाइट्रीकरण। ये तो नाइट्रोजन जो फिक्सेशन बोलते हैं स्थिरीकरण को, तो उसके विपरीत कार्य करता है। बाकी इनमें ऑप्शन और भी देख लेते हैं, जैसे अमोनीकरण है, तो जो मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन को किसमें, अमोनिया में चेंज करता है, तो उसे अमोनीकरण कहते हैं। और नाइट्रीकरण तो जानते हैं कि ये क्या करता है,
कह सकते हैं कि जो भी नाइट्रोजन होती है जो उसे चेंज कर देता है नाइट्राइट और नाइट्रेट में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर, जो विपरीत काम करता है ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कोयला, लाइमस्टोन, पेट्रोलियम और जो जंतु कवच है ये सभी संबंधित किससे होंगे, तो ये सभी होंगे कार्बन चक्र से संबंधित। बाकी मैंने फॉस्फोरस बता दिया था, ये सेडिमेंट्री साइकिल कहलाता है या सेडिमेंट्री से संबंधित होता है। बाकी ये ऑक्सीजन और आपके नाइट्रोजन होंगे गैसीय चक्र। स्मोक क्या है, तो हम ये कहेंगे एक आपका कोहरा एवं धुआं से मिला हुआ होता है, उसे कहते हैं स्मोक। इसमें से प्रमुख संसाधन जो स्थल पर जीवन का निर्धारण करते हैं तो वो आपके हो जाएंगे जल, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसमें से बताना है कौन सा वाहन कारित प्रदूषक नहीं है, तो देखो चाहे कड़की पदार्थ हो, चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड हो, चाहे सल्फर डाइऑक्साइड हो, चाहे कार्बन डाई, ये सभी प्रदूषित माने जाएंगे। तो हम ये कहेंगे इसमें से कोई नहीं होगा, ये क्वेश्चन डिलीट किया गया होगा, ठीक है, क्योंकि ये सभी है कहीं ना कहीं प्रदूषित करने वाले हैं। जबकि ये कह रहा है कौन सा वाहन कारित प्रदूषक नहीं है, ये सभी प्रदूषक माने जाएंगे। इसमें से असत्य कथन बताना है। पहला है लाइकेन व मॉस मृदा में, यानी लाइकेन व मॉस मृदा निर्धारण में सहायक होती है, तो ये बात सही है। या निर्माण में सहायक होती है, सही बात है। बाकी मृदा संरचना को सुनिश्चित करने और प्रमुख कारक ह्यूमस होता है, ये भी बात सही है। ये कह रहा है सूर्य, जल तथा वायु का निर्माण मृदा निर्माण में कोई योगदान नहीं होता है, जबकि ये गलत है, ठीक है, क्योंकि निर्माण मृदा निर्माण में सहायक होता है। बाकी मृदा में पाए जाने वाले जो भी खनिज तत्व तो उसकी पैतृक चट्टान पर निर्भर करते हैं, जिसे हम कहते हैं जिससे उसका निर्माण होता है, तो ये बात सही है। इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इसमें से असत्य बताना था। जैसे कि पहला है पारितंत्र के विभिन्न घटक अन्योन्याश्रित, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटरडिपेंडेंट होती है, सही बात है। ऊर्जा का ह्रास है एक पारितंत्र में पोष स्तरों की संख्या को सीमित कर देता है, ये भी बात सही है। ओजोन चरण में CFC का प्रमुख योगदान होता है, ये भी बात सही है। ये अगर मानव क्रियाकलाप द्वारा उत्पन्न कचरा है वो सदैव ही जैव निम्नीकरण होगा, ये कहना गलत होगा। अजैव निम्नीकरण भी हो सकता है, अरे नॉन बायोडिग्रेडेबल हो सकता है या डिग्रेडेबल हो सकता है, दोनों प्रकार से हो सकता है। इस वजह से केवल जैव निम्नीकरण होगा कहना गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। इसमें से बताना है जो एक स्तरीय पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है, तो वो डिकम्पोजर की होगी, यानी अपघटक की। इसके बाद और संख्या घटती जाएंगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह के निकट मुख्य वायुमंडल की परत कौन सी होती है, उसे बोलते हैं चौमंडल, जिसे ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। इसमें से बताना है कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है, तो वो एक एरोसोल हो जाएगी, एरोसोल बोलते हैं जो। बाकी उर्वरक, पारालवण और कीटनाशी, ये सभी आपके प्रदूषक माने जाएंगे जल के। इसमें से अजैव कारक नहीं है, तो वो डिकम्पोजर हो जाएगा। बाकी सूर्य का प्रकाश, जल, ताप, ये सभी आपके अजैव कारक माने जाएंगे। जल में किस रोग जनक सूक्ष्मजीवी की उपस्थिति संदूषक की सूचक मानी जाती है, यानी संदूषण की, तो ये मानी जाती है आपकी कोलीफॉर्म या कोलीफॉर्म जीवाणु या कोलीफॉर्म जीवाणु भी बोल देते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसमें आपको सम्मिलित करना था, तो हम कर लेते हैं। जैसे पराबैंगनी के विकिरण या किरण है, ये आपकी हिमाद्रता से संबंधित हो जाएंगी, जिसे आप स्नो ब्लेंड ऐसे बोलेंगे। बाकी जैव अपघटनीय पदार्थ में आ जाएगा BOD, जिसे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं। DT का मतलब हो जाएगा जैव आवर्धन से, और फॉस्फेट का संबंध हो जाएगा आपके सुपोषण से। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा फिर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, एक झील में द्वितीय पोषण स्तर कौन सा हो सकता है, तो हम कहेंगे द्वितीय पोषण स्तर, तो ये हो जाएगा आपका जंतु प्लवक हो जाएगा ना, क्योंकि प्राथमिक हो जाएगा आपका पादप प्लवक, सेकंड हो जाएगा ये, ठीक है। ये इसी पर जंतु डिपेंड रहते हैं, पादप प्लवक पर, इसे बोलते हैं फाइटोप्लैंटी, और जो आपके जंतु प्लवक को कहते हैं जूप्लैंक्टन, इसे बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, बायोगैस
का मुख्य घटक कौन सा होता है, वो मीथेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं कि अपशिष्ट से मुक्ति पाने से संबंधित 3R यानी जो आपकी 3R में सम्मिलित नहीं मानी जाएगी, इसे 3R बोलते हैं। तो इसमें देखो पुनर्भवन की जो चीज़ें होती है वो नहीं होती, बाकी कम उपयोग, पुनः उपयोग, पुनः चक्रण, ये तीनों चीज़ें होती हैं, जबकि नहीं होगी पुनर्भवन। नेक्स्ट है कि नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली जो कुल है, ये लोकप्रिय किसके लिए है, तो ये हिमाचल प्रदेश में लोकप्रिय है। ये रीट 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित देशों में किसकी जैव विविधता है वो सर्वाधिक मानी जाएगी, तो वो ब्राज़ील देश हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। एस्टेट 2012-13 का क्वेश्चन पेपर है, यानी 2012-13 में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे वो देख रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर 121 नंबर क्वेश्चन आपसे इस प्रकार पूछा था कि एक विद्यार्थी ने 2 बॉक्स बनाए थे। पहले में आपने सूरज, पानी और वायु के नाम की एक स्लिप डाली, जबकि दूसरे में कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैसों के नाम की एक स्लिप डाली। पहले बॉक्स का नाम क्या होगा, हम जानते हैं सूरज, पानी और वायु, ये सभी क्या हैं, नेचुरल आपके सोर्स हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा था, फिल इन द ब्लैंक्स को विज्ञान शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कौन सी कुंजी मानी जाती है, तो हम कहते हैं वो प्रयोग ही माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसमें बताएं कौन सी जो परिघटना कक्षा में प्रदर्शित नहीं की जा सकती है, तो हम ये कहेंगे जो कोहरे का निर्माण है वो नहीं की जा सकती, बाकी बर्फ़ का निर्माण किया जा सकता है, वाष्प बिंदु का निर्माण और बर्फ़ के तल जो तरल निर्माण कर सकते हैं, यानी बर्फ़ से तरल निर्माण, लेकिन कोहरे का निर्माण नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इसमें आपको बताना था जो आपके संक्रमण के दौरान फिल इन द ब्लैंक्स की संख्या में वृद्धि हो जाती है, तो ये हम कहते हैं हमारी जो ल्यूकोसाइट होती हैं उनमें वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा, यानी WBC की संख्या में वृद्धि होना, उन्हीं का एक प्रकार होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जो पूछा गया है कि पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ये समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है, तो ये 8848 मीटर पर हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। सुनामी का कारण क्या होता है, तो हम कहेंगे सुनामी का कारण होता है समुद्र तल में भूकंप। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, इसमें बताना है जैविक पर्यावरण में कौन शामिल होता है, तो वो आपके चाहे प्रोड्यूसर हो, चाहे आपके कंज्यूमर हो, चाहे डिकम्पोजर हो, ये सभी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसमें से बताना है लाल रक्त कणिकाएं जिसे RBC बोलेंगे, शरीर में ऑक्सीजन का संवहन करती है, तो वयस्कों में इनका निर्माण कहाँ पर होता है, तो वयस्कों में तो फिर इनका निर्माण आपके जाके उसमें होगा बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसमें से बताइएगा जो आपकी मिथिला लोक चित्रकला लोकप्रिय कहाँ की है ये, या किस नाम से जानी जाती है, तो ये बिहार मधुबनी में फेमस है। वो मधुबनी एक डिस्ट्रिक्ट भी लगती है, वो इनकी फेमस है, ठीक है। मिथिला लोक चित्रकला मधुबनी, ये बिहार से संबंधित है। नेक्स्ट है कोकड़ रेल सीधे जोड़ती है, किसे जोड़ती है, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ये जोड़ेगी मैंगलोर और मुंबई को। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। मादा मच्छर रक्त चूसने का कार्य क्यों करती है, इसका एक रीजन होगा ये अंडे देने के लिए। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पत्तियों में हरे रंग की उपस्थिति निम्न में से किस कारण होती है, तो वो क्लोरोफिल के कारण होती है। इसमें जो धातु पाई जाती है वो मैग्नीशियम पाई जाती है। प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया होती है उसमें कौन सी गैस सम्मिलित होती है, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड यूज करेंगे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। एक रहे गर्म रोधित प्राणी का परिचय देने के लिए शिक्षक के लिए श्रेष्ठ शिक्षण सामग्री कौन सी होगी, तो इसमें से श्रेष्ठ हो जाएगी कच्चा के बाहर बैठा कुत्ता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा।
इसमें आपको ऊर्जा का संबंध दे रखा है, यानी ऊर्जा संबंध के लिए आरेख ध्यानपूर्वक देखिएगा जो दे रखा है। इसमें से जो सही है वो बताना है। आप इन पहले आरेख को देखिए, यानी जो दे रखा है उसे ध्यान से, फिर उसके बाद हम इसमें चलेंगे ऑप्शन पर। आप देखिएगा, क्या देखिएगा, सभी ऑप्शनों को देखिएगा। तो हम ये कहेंगे कि जो आपका फर्स्ट सूरज हो जाएगा, 3 नंबर पर बकरी हो जाएगी और 5 नंबर पर मनुष्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके ऊर्जा संबंध, यानी जैसे इंग्लिश में क्या कह रखा है कि आपको एनर्जी फ्लो दे रखा है, ऐसे प्रभाव होगा एनर्जी का। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। एक 137 नंबर क्वेश्चन है जो नेक्स्ट है आपका। इसमें पूछा है कि वर्षा के होने में निम्न में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो हम ये कहेंगे आपके वाष्पीकरण और संघनन, यानी जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में क्या कहेंगे, एक तो वेपरेशन बोलेंगे और आपकी कंडेंसेशन। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इसमें पूछा है कि जो रोहित कार्ड शीट को कैंची से काटते हुए कई आकृति बना रहा है, इस कार्य में किस बल को उपयोग में लिया जा रहा है। तो हम ये कहेंगे वो आपके हालांकि इसमें देखो मांसपेशी बल भी होगा, लेकिन ये सभी यांत्रिक बल के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो हम ये कहेंगे वो आपके यांत्रिक बल का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें से आपका 3 सही हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें से कौन सा कथन गलत है वो चूज करना है। तो आप इन सभी ऑप्शनों को देखिएगा। जैसे पहला है क्विनिन, जो आपकी क्विनिन है जो एक मलेरिया के संबंधित एक औषधि होती है, जिसे सुनेकोना नामक पौधे से या उसकी छाल से प्राप्त की जाती है। तो ये बात तो सही है। चावल की वानस्पतिक, यानी चावल वानस्पतिक तेल का अच्छा स्रोत है। चावल वानस्पतिक तेल का नहीं होगा, ये चावल में तो आपके कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है सर्वाधिक, तो ये तो गलत हो गया। बाकी नेक्स्ट देख लेते हैं। दालों में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो ये बात तो सही है। हरी सब्जी विटामिन एवं खनिज लवण से अच्छा स्रोत मानी जाती है, ये भी बात सही है। लेकिन जो गलत होगी वो 2 नंबर हो। रसोई घर में अग्नि के सुरक्षात्मक उपाय के रूप में क्या अपनाना चाहिए। तो आपके अग्निशामक यंत्र होते हैं उन्हें, ये कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे, जो आपके एक अध्यापक वेदा पाटकर व अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बल दे रहा है, क्योंकि हम ये कहेंगे दोनों के आंदोलन पर्यावरण जो भी पर्यावरणीय एनवायरमेंटल मुद्दों पर थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसमें बताना है सूर्य का द्रव्यमान बना है, यानी लगभग में, तो वो बना है आपके 0.97% या प्रतिशत। 143 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है कि कौन सा कथन इसमें से सही है। तो आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो, 3 सही हो जाएगा। पौधे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं, ये बात सही है, और ये दोनों कथन गलत हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि वर्षा जल संचयन का सबसे प्रमुख उपयोग क्या होता है। तो हम ये कहेंगे, अगर इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें, कि भूमिगत जल स्तर वृद्धि करने से संबंधित हो जाएगा, सबसे बेस्ट ऑप्शन। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि चांगपा जनजाति है वो कहाँ पर पाई जाती है। तो ये आपकी संबंधित हो जाएगी लद्दाख में, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ध्वनि ज़्यादा तेज़ी से चलती है, तो हम कहेंगे वो आपकी चलेगी ध्वनि, तो हम ये कहेंगे जो ठोस चीज़ होगी उसमें ज़्यादा चलेगी, तो इसमें से लकड़ी हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है कि ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है, क्योंकि हम ये कहेंगे कि इसका एक रीजन होगा, ध्रुव तारा है पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की अक्ष के ऊपर है, यानी आप ऐसे कर सकते हैं ये पृथ्वी है तो यहाँ पर ये फिक्स है इस वजह से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। उत्सर्जन तंत्र किससे संबंधित नहीं है, तो आप इनमें से चूज करना है कौन सा नहीं है। देखो जैसे कि वृक्क हो जाएंगे, ठीक है,
वृक्क हो जाएंगे, फेफड़े भी हो जाएंगे और त्वचा, लेकिन कान नहीं होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। देखो जैसे वृक्क है, किडनी होती है, तो इसके द्वारा मूत्र क्षमता है, ठीक है, तो वो निकल जाएगा। फेफड़े द्वारा हम ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा उत्सर्जन इसमें। और इसके लिए वो तो लवणीय पदार्थ जो भी है, हमारे जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, उन्हें निकालने का काम करती है। तो ये तो सही उत्सर्जन से संबंधित है, जबकि कान है ये तो सुनने से संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। 149 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार के निम्न में से किसका मूल उद्भवन स्थान भारत नहीं है? तो आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे, जैसे कि आम, केला, नारियल, ये तो संबंधित है, लेकिन स्ट्रॉबेरी से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल के तापमान को बढ़ाने में उत्तरदायी मानी जाती है? तो वो आपकी CO2 गैस मानी जाती है। और जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये आपके एस्टेट 2022 का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें आपके EVS से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए वो देख लेते हैं। और जैसा कि पहला क्वेश्चन है, जैसा देख पा रहे होंगे 121 नंबर है, इसमें पूछा गया है जो आपके डिस्पोजेबल यानी जो प्रयोज्य प्लास्टिक प्लेटों एवं गिलासों का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? हम ये कहेंगे कि ये नन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होते हैं, यानी ये सड़ गल नहीं सकते, इस वजह से इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। आपका 122 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको संतुलित आहार के बारे में पूछा है कि आप इसे क्या समझते हैं। तो आप इन सभी ऑप्शनों को पढ़ के देख लीजिएगा, जैसे आपको मालूम हो जाए। हम संतुलित भोजन किसे कहेंगे? हम कहेंगे, पहला ऑप्शन है, इसका अर्थ है कि विभिन्न जो भी भोजन समूह में या समूह से पर्याप्त मात्रा में क्या हो, भोजन एवं पेय पदार्थों का संचय हो। तो ये ऑप्शन हो सकता है। इसका अर्थ होता है कुछ चीज़ों को कम मात्रा में खाना, जैसे संतृप्त वसा, कोलेस्ट्रॉल, सामान्य शर्करा, ये भी बात सही है। तीसरा ऑप्शन है, इसका अर्थ है कि सभी आवश्यक पोषकों को वांछनीय स्तर तक ग्रहण करना चाहिए, ये भी बात सही है। 4 नंबर कथन इस प्रकार है कि इसका अर्थ है कि संतुलित यानी संतुलन प्राप्त करने के लिए या संतुलन प्राप्त करने हेतु लंबे समय तक भूखे रहना चाहिए, ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 जिस ऑप्शन में होंगे वही राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 है वो ऑप्शन नंबर 2 में है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 123 का है, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से सही समूह का चुनाव कीजिए जिसमें जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो आप ये देखेंगे तो हम देखेंगे पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। बाकी देखो इसमें कोयला है, ठीक है, इसमें पेट्रोलियम है, इसमें CNG है, इस वजह से ये तीनों तो होंगे नहीं। ऊपर का बचा है जो 1 नंबर हवा, लहरें और सूर्य, ये आपके सभी है ना, जीवाश्म ईंधन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। उच्चतम भेदन क्षमता विकिरण कौन सी होती है? जिन्हें हम गामा रे बोलते हैं, इनकी भेदन क्षमता सभी किरणों से अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, क्योंकि इसकी ऊर्जा सर्वाधिक होती है इस वजह से, और जबकि इसकी तरंग दैर्घ्य होती है सबसे कम। 125 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से बताइएगा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो आप देखेंगे तो जो मछली घर होता है ना, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्वेरियम, तो यही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 है, जब मुंह से हवा को चूने के पानी युक्त एक परख नली में प्रवाहित किया जाता है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। यह दूधियापन है किस गैस की उपस्थिति का सूचक है? तो ये CO2 की उपस्थिति का सूचक माना जाएगा। ध्यान रखना है, एक तो होती है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। एक होती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कैल्शियम यानी सॉरी इसका सूत्र होता है CaOH। ये जो है ना, इसके ऊपर अगर हम CO2 गैस प्रवाहित करेंगे तो इसका दूधियापन है वो गैस की उपस्थिति का सूचक माना जाता है। ठीक है, तो यही होता है बुझा हुआ चूना, ये वाला, ये होता है बिना बुझा हुआ। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इनमें से बताइएगा कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? देखो CNG हो जाएगी और LPG हो जाएगी, लेकिन जो आपके तरल हाइड्रोजन है और पॉलीएथिलीन टरथैलेट है, ये नहीं होंगे। ठीक है, ये इसका ऑप्शन नंबर 2 और 3 हो जाएंगे, नहीं है ईंधन। ऑप्शन नंबर 2 और 3। नेक्स्ट है कि जब एक प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो वह सबसे कम झुकाव या मुड़ने वाला रंग कौन सा होता है? तो हम जानते हैं विबग्योर, ये होता है ना। अगर प्रिज्म में से प्रकाश निकालेंगे
तो एक तो सीधा निकलता है कुछ रंग और कुछ नीचे की साइड रह जाते हैं। तो जो नीचे वाला होता है वो वायलेट होता है, जो सर्वाधिक डिग्री का कोण बनाता है। तो ये कह रहा है सबसे कम झुकाव मुड़ने वाला रंग कौन सा है, यानी तो सबसे कम झुकाव वाला रंग कौन सा है। तो देखा जाए तो देखो ये सबसे कम हो जाएगा जो सीधा गुजर के जाएगा सामने की तरफ, तो वो रेड होता है क्योंकि लास्ट में रेड आता है ना यहाँ पे। लेकिन ऑप्शन देखते क्या क्या दे रखा है, लाल दे रखा है तो ऑप्शन नंबर 2 ही सही हो जाएगा, क्योंकि लाल है ये सीधा ही गुजर जाता है इस वजह से, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 129 नंबर है, कांटेदार पत्तियां किस प्रकार के पौधों का अभिलाष चिड़कुड़े हैं, तो जो मरुस्थल में पाए जाएंगे जैसे नागफनी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 है, इसमें बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप है केवल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो वो आप भी जानते होंगे क्या, जो ओजोन परत पड़ते हैं ना, तो सॉरी इसमें से जो हो जाएगा वो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा सबसे दक्षिणतम इनमें से, तो ठीक है। बाकी अंटार्कटिका वगैरह महाद्वीप आते हैं, लेकिन हमें क्या पूछा था, महाद्वीप भी पूछा था, लेकिन ऑप्शन नहीं था यहाँ पे वो, ठीक है। आपको मिलान करना है, जैसे कि 131 नंबर, एक तरफ तो आपको वैज्ञानिक के नाम दे रखे हैं, दूसरे कॉलम में कुछ खोजें दे रखी हैं, वो आपको मिलान करना है कौन सा है किससे संबंधित है, ठीक है। तो देख लेते हैं, जैसे कि ये कह रहा है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, ठीक है। एडवर्ड जेन ने कह सकते हैं चेचा के टीके की खोज की थी। लुइस पास्चर ने आपकी संबंधित हो जाएगा किडवन से, और बाकी रॉबर्ट कोच हो जाएगा एंथ्रेक्स जीवाणु से, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसमें से बताइए जीवाणुओं का एक समूह एक विशिष्ट खाद्य श्रृंखला का घटक नहीं है, इसमें से एक विशिष्ट खाद्य श्रृंखला का घटक नहीं है जीवधारियों का, ठीक है। यानी जीवधारियों का समूह कौन सा है जो एक विशिष्ट खाद्य श्रृंखला का घटक नहीं है। आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखना, जब भी सही हो पाएगा ये। जैसे कि हमें पूछा है जीवधारियों का समूह विशिष्ट खाद्य श्रृंखला घटक नहीं है, ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि ये पादप ये संबंधित हो जाएगा आपका यानी ये कौन सी इसमें से फूड चेन गलत है वो बतानी थी, तो यही हो जाएगा। क्यों, टिड्डी को खाने वाला कौन होता है, यानी टिड्डा है घास को खाएगा, टिड्डी को कौन खाएगा, हाँ चिपकली खा लेगी, तो इसमें चिपकली वगैरह कोई अगला है नहीं। मछली ये तो जली हो जाएगी, और बाकी प्लैंकटन है ये पादप मतलब जलीय ये भी हो जाएंगे। मानव है ये आपका ये तो आपके स्थल से संबंधित है, यानी ये है कि ये कोई क्रम नहीं है। बाकी है इनके क्रम दे रखे हैं, जैसे घास को खाएगा खरगोश, खरगोश को खाएगा भेड़िया, भेड़िया को खाएगा शेर। बाकी और देखें, जैसे कि घास को खाएगा मृग, और मृग को खाएगा बाघ, और बाघ को खाएगा गिद्ध। अब इसमें देखा जाए तो देखो टिड्डे को खाएगा घास, और घास को खाएगा सॉरी घास को खाएगा टिड्डा, और टिड्डी को खा लेगा मेंढक, और मेंढक को खा लेगा सांप, और सांप को खा लेगा उकाऊ। उकाऊ को इंग्लिश में कहा जाता है ईगल। तो हम ये कहेंगे कहीं ना कहीं इसमें से 2 नंबर ही ऑप्शन है वो गलत दे रखा था, बाकी सभी सही थे। जल जनित रोग कौन सा इनमें से, तो ये तो जीवाणु जनित है, ये आपका जीवाणु जनित है, और आपका इसमें से जल जनित रोग तो वो हेपेटाइटिस हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसके बताइएगा कि 3 तत्वों के आधार पर ग्रह की पहचान कीजिएगा। आपको ये स्टेटमेंट दे रखे हैं इनके आधार पर कि कौन से ग्रह की बात हो रही है। जैसे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, इसके चारों ओर बर्फ बले पाई जाती हैं, और इसका सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो टाइटन है, तो ये कहीं ना कहीं शनि की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें बताना है आपको, एक तो कॉलम फर्स्ट और सेकंड दे रखे हैं, पोषक तत्व दे रखे हैं और स्रोत दे रखे हैं। दूसरे में आपको बताना है इनमें से कि कौन किससे संबंधित है। जैसे कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है, गेहूँ में, और कैल्शियम किस में पाया जाएगा, दूध में, और प्रोटीन किस में पाई जाएगी, दाल में, और बाकी आयरन हो जाएगा हरी सब्जी हो जाएगा, ठीक है, या हरी पत्तेदार सब्जी है जो भी बोल सके, ठीक है। तो पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा किस में है, तो दोनों में ही है, 1 और 4 में, तो बाकी है प्रोटीन, यानी 3 का 2 किस में, 3 का 2 एक ही में, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है जो 136 नंबर है। आपको वायुमंडलीय विभिन्न परतों को उनकी लगभग दूरी से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कोटों का उपयोग कीजिएगा। ये तो आपको दे रखी परत है और ये दे रखी है किलोमीटर में दूरी है। अब आपको मिलन करनी चाहिए। जैसे क्षौमंडल की बात करें तो हम क्षौमंडल की कहेंगे, क्या कहेंगे, तो क्षौमंडल संबंधित हो जाएगा आपका जो सबसे निचली परत मानी जाती है ये, यानी ऐसे कह सकते हैं, तो ये हो जाएगी पृथ्वी सतह से 20 किलोमीटर की दूरी पे। तो पहले का तीसरा कौन सा है, पहले का तीसरा है, इन दोनों में ही है। फिर इसके बाद है जो समताप मंडल, फिर समताप मंडल हो जाएगा 20 से लेकर 60 के मध्य, ठीक है। तो ये फिर ना दो का एक इसमें, तो 2 नंबर ऑप्शन में। फिर उसके बाद है जैसे मध्य मंडल है तो मध्य मंडल हो जाएगा 60 से 120 और वायु मंडल हो जाएगा 120 से 600 तक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। इसमें एक तरफ तो आपको दे रखे हैं बायोस्फीयर रिजर्व, दूसरे में उनकी भौगोलिक स्थिति दे रखी है, तो उस हिसाब से आपको मिलान करना है। तो देख लीजिएगा इसमें से कौन कौन से हो जाएंगे। जैसे कि नीलगिरी रिजर्व है, ये आपका संबंधित हो जाएगा तमिलनाडु और आपके कर्नाटक और केरल से। बाकी सुंदरबन हो जाएगा पश्चिम बंगाल से, ठीक है। यानी 2 का हो गया आपका 4 नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद मन्नार की खाड़ी है, ये आपकी संबंधित हो जाएगी तमिलनाडु के जो तटीय है, जो 20 द्वीप पाए जाते हैं क्षेत्र में, उनसे संबंधित। और बाकी नंदा देवी रिजर्व हो जाएगा, ये आपके उत्तराखंड से संबंधित। इस प्रकार इसका 3 नंबर ऑप्शन सही लग रहा है। इसमें से बताइए क्या होगा यदि निम्न खाद्य श्रृंखला में से एंटीलोप मृग अनुपस्थित हो जाए, यानी ये वाले। तो हम ये कहेंगे कि जो बाघ की समष्टि में कमी होगी और घास की समष्टि बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तिथि और दिवस दे रखे हैं, आपको मिलान करना है। जैसे हम बात करें जैसे कि 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, तो हम कहेंगे ये मनाया जाता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस। बाकी 21 मार्च को आपका कौन सा, विश्व वानिकी दिवस। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। और 2 दिसंबर को भोपाल गैस त्रासदी या भोपाल त्रासदी के दिवस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला ही सही हो जाएगा। इसमें से एक तरफ कमी और रोग बताने हैं, ये आपके कुछ दे रखे हैं, विटामिन भी है और इसमें कुछ आयरन और कैल्शियम आयोडीन सब ही हैं इसमें, ठीक है। तो जैसे कि विटामिन ए की कमी से तो रतौंधी हो जाएगा, आयरन की कमी से क्या होगा, रक्ताल्पा यानी एनीमिया, और एक कैल्शियम की कमी से हड्डी कमज़ोर हो जाएंगी, और आयोडीन की कमी से करगंड हो जाएगा। तो पहले का दूसरा और दूसरे का चौथा, पहले का दूसरा दूसरे का चौथा, तो ये तो दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं पहले और दूसरे में। आगे देखते हैं कैल्शियम से, यानी 3 का सी, तो यही है, पहला ही हो जाएगा, ठीक है। बाकी 4 का हो जाएगा 1। इसमें से आपको कॉलम फर्स्ट और सेकंड मिलान करने हैं। तो हम देख लेते हैं इसमें देखो कूट नीचे की साइड में, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो कूट से क्या होता है, आसानी हो जाती है पहचानने में, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, जैसे हम बात करें कि ओजोन परत का संबंध किससे होगा, तो ओजोन परत का संबंध होगा आपके, अगर इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हम ये कहेंगे CFC एवं क्लोरीन युक्त यौगिक का उत्सर्जन, हरितगृह प्रभाव का संबंध हो जाएगा आपके, हरितगृह प्रभाव का संबंध हो जाएगा। इसमें और देखो 4 नंबर ऑप्शन में क्या दे रखा है ये, चलो अब देख लेते हैं। हरितगृह प्रभाव संबंधित हो जाएगा आपके CO2 SO2 और N2O का उत्सर्जन। और बाकी हमने ओजोन का लगाया था 3 नंबर। अम्लीय वर्षा का मतलब हो जाएगा जो आपके नाइट्रोजन और जो आपके सल्फर ऑक्साइड का उत्सर्जन। बाकी जैव विविधता में कमी का मतलब है वनस्पति और प्राणी समूह का समाप्त होना। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। हड्डी खाद के रूप में प्रयोग की जाती है क्योंकि इस पौधे के लिए निम्नलिखित में से पोषक तत्व होता है। हड्डी का मतलब होता है उसमें कैल्शियम पाई जाती है, इसमें ऑप्शन है नहीं तो फिर फॉस्फोरस पड़ जाएंगे, क्योंकि हड्डी है कैल्शियम फॉस्फोरस से मिलकर ही बनी होती है। नेक्स्ट है इसमें से 143 नंबर क्वेश्चन, कौन निम्नलिखित में से कौन सा महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम अफ्रीका के पूर्व में स्थित है, उसे हिंद महासागर कहेंगे। कौन सा कहेंगे, उसे हिंद महासागर कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा।
वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से होंगे, तो आप देखेंगे इसमें से, तो देखो चाहे ज्वालामुखी विस्फोट हो, जंगल की आग हो, वनस्पति हो, ये सभी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका ABC 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। टार्टरिक अम्ल नहीं पाया जाता है, किस में नहीं पाया जाता है, तो हम ये कहेंगे आप नहीं पाया जाएगा तो वो नींबू में, क्योंकि इसमें सिट्रस अम्ल होता है और बाकी कच्चे आम, इन दोनों में नहीं पाया जाएगा। बाकी आंवला में पाया जाएगा, टार्टरिक अम्ल और अंगूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि जैव विघटनीय बहुलक कौन सा है, यानी जो सड़ गल जाए, एक तरह से ऐसे कह सकते हैं, तो बायोडिग्रेडेबल हो, ठीक है। पॉलीमर कौन सा है, तो हम इनमें से देखेंगे तो वो हो जाएगा आपका सेलुलोज, क्योंकि ये नेचुरल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इसमें से वायुमंडल की परतें दे रखी हैं, उनके गुणधर्म दे रखे हैं, और आपको कूट को याद रखना है, क्योंकि कूट से क्या होता है, आसानी होती है, आपको एक दो आते हैं तो बाकी को मिलान कर लेंगे आप। अब जैसे कि हम बात करें कि क्षोभमंडल की विशेषता क्या होगी, तो हम कहेंगे इसमें सारे बादल पाए जाएंगे, और समताप मंडल का मतलब इसमें ओजोन परत पाई जाएगी, और आपके मध्य मंडल का मतलब हो जाएगा कि इसमें अधिकतर जो उल्कापिंड होते हैं ना, वो जलकर नष्ट हो जाते हैं। बाकी बाह्य मंडल का मतलब हो जाएगा, या वायुमंडल का मतलब हो जाएगा जहाँ पर उच्च ऊर्जा युक्त अल्ट्रावायलेट और एक्स किरणों का अवशोषण होना है, तो ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन। इसके अलावा नेक्स्ट है कि SO2 या निम्नलिखित में से SO2 प्रदूषण का सबसे उत्तम सूचक कौन सा होता है, वो लाइकेन हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 3। टेडबुल के कार्यान्वयन हेतु पानी में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वो हो जाएगी आयोडीन। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि वायुमंडल के किन क्षेत्रों में ऑक्सीजन एवं ओजोन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, तो वो संबंधित हो जाएगी क्षोभमंडल और आपके समताप मंडल। जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये आपके एस्टेट में पूछे हुए EVS के क्वेश्चन हैं, जो आपका 2020 में हुआ था ये पेपर। तो इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देख लेते हैं। 121 नंबर में पूछा है कि प्राणियों की संकटाकृत जातियाँ भी हैं, कौन सी हैं, तो हम कहते हैं जिनके लुप्त होने का खतरा हो, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122, इसमें पूछा पृथ्वी में मौसम परिवर्तन होना इस तथ्य पर आधारित है, किस तथ्य पर आधारित है, हम कहेंगे पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ होना, यानी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुका होना, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। विटामिन B12 में उपस्थित कौन सा धातु होता है, तो उसे कोबाल्ट बोलेंगे, ऑप्शन नंबर 2 सही। CNG और बायोगैस के मुख्य घटक, तो हम जानते हैं मेथेन होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही। इसमें से पेट्रोलियम का बाई प्रोडक्ट यानी उप उत्पाद नहीं है, तो हम ये कहेंगे इसमें से कॉक नहीं होगा। बाकी बिटुमेन, स्नेह तेल और पैराफिन या पैराफिन, ये सभी होंगे। क्योंकि कोक होता है, ये कोयले का रूप होता है, यानी कोयले का एक तरह से प्रकार मान लीजिएगा, या उससे संबंधित। 126 का जैव मंडल रिजर्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, वो चूज करना है। यह क्षेत्र जैव विविधता वहाँ की संस्कृति दोनों का संरक्षण करता है, इस प्रकार का ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, वन डायरेक्शन होता है या यूनिडायरेक्शनल होता है, ध्यान रखना। यहीं पे आपका फूड वेव पूछे तो इसका फिर राइट आंसर मानेंगे मल्टी डायरेक्शन, ठीक है। ऊर्जा प्रवाह वन डायरेक्शन, फूड वेव होती है वो मल्टी डायरेक्शनल होती है, जैसे खाद्य जाल बोलते हैं। ओजोन परत के बारे में है, आपको सही बताना है। हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि इनमें से हमें केवल सत्य बताने हैं ना। देखो ये कह रहा है पहला ऑप्शन, जो आपके जानवर होते हैं पादपों के श्वसन में अनिवार्य होता है, ऐसा गलत है। 4 नंबर ऑप्शन देखिए, इसका उपयोग जल को रोगाणु रहित करने में उपयोगी होता है, ये बात तो सही है। 3 नंबर ऑप्शन को देखिए, वायु में इसका प्रतिशत 3% है, तो ये तो लॉजिक नहीं बैठ रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ये पराबैंगनी किरणों को एब्जॉर्ब करता है, ये बात सही है, यानी B और D ऑप्शन नंबर इसका तो सही हो जाएगा। 129 नंबर है ग्लोबल वार्मिंग, यानी जो वैश्विक गर्माहट में तापमान क्या होता है, तो क्षोभमंडल में बढ़ता है, क्षोभमंडल में ट्रोपोस्फियर। फिर
ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 1 सही हो जाएगा। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है, उसे बोलते हैं ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर 3 सही। जल प्रदूषण से होने वाले रोगों का समूह कौन सा है, तो वो होगा हैजा, पैचिस, पोलियो, टाइफाइड। ठीक है, तो इसमें देखो एनीमिया है, एनीमिया लोहे की कमी से, ठीक है, और इसमें भी एनीमिया है, इसमें स्कर भी है, वातस्फीति, ठीक है, तो ये संबंधित वो है नहीं संबंधित आपके जल से। जैसे स्कर भी है, ये आपके विटामिन से, यानी ये कहा जाए ना ये कंप्लीट नहीं है, ये रैंडमली मिला दी हुई है, जबकि जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 हैजा, पैचेस, पोलियो, टाइफाइड। ये कह रहा है कि वन पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का चयन कीजिएगा, तो हम ये कहेंगे जो घास को कहेगा टिड्डा, टिड्डा को मेढक, मेढक को सांप, सांप को बाज। सही हो जाएगा 2 नंबर। कौन सी प्रक्रिया प्रकृति में होने वाले जल चक्र का एक भाग नहीं होती या चरण नहीं होगी, वाष्पीकरण होता है, वाष्पोत्सर्जन भी होता है, और आपका अंक अवक्षेपण का मतलब है यहाँ पे प्रिसिपिटेशन होता है, ये भी सही है। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, इसमें पूछा है बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जाती है, तो हमें ये कहेंगे वैसे तो मुख्यतः तो रतन जोत होता है, जैसे इंग्लिश में जेट्रोफा कहते हैं। बाकी सूरजमुखी और सोयाबीन ये भी हो जाएंगे, लेकिन जो संबंधित नहीं होगा वो होगा 2 नंबर। लेकिन हालांकि एक चीज़ है कि इसमें से खेती के लिए की जाने वाले पौधे ही पूछे हैं, तो हम कहेंगे 1, 3 और 4, ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। भूपरटी में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा तत्व है, तो हम इसका नाम लेते हैं, किसका लेंगे, हम तो ऑक्सीजन का लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसमें से बताइएगा कि कौन सा कथन सही नहीं है, यानी जो गलत है वो चूज करना है। हम ये कहेंगे वन जलवायु व जल चक्र को प्रभावित नहीं करते हैं, तो ये वाला कथन है वो गलत हो जाएगा। जो सही है मतलब जो कथन पूछा था सही नहीं है, तो वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की थीम, चलो हटाइए क्योंकि अभी वर्तमान की पूछी जाएगी, न कि ये वाली। हालांकि उस टाइम पे जब पूछी गई थी, तो फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण को हराना है। नेक्स्ट है कि इसमें से ऊर्जा के गैर परंपरागत या पारंपरिक स्रोतों का समूह बताइए, यानी जो आपके नन कन्वेंशनल होते हैं वो वाले। तो इनमें से हो जाएंगे आपके जैसे कि सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और पवन ऊर्जा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से बताइएगा कौन सा भारत के 4 जैव विविधता युक्त हॉटस्पॉट में से एक है, तो आप देखेंगे देखो अरावली पहाड़ियाँ होंगी, काशी की पहाड़ियाँ भी नहीं होंगी, ठीक है, और बाकी विंध्याचल की पहाड़ी भी नहीं होगी, लेकिन हिमालय हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वन्य जीव संरक्षण जिसे हम बोलते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कब पारित किया गया था, या कब लागू किया गया था, तो ये संबंधित हो जाएगा आपका, यानी भारत सरकार ने कब लागू किया है, इस प्रकार का ये क्वेश्चन था। हालांकि इसका राइट आंसर 1972 हो जाएगा। इसमें से कपड़ों के प्रकार और राज्य दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा इनमें से सही नहीं है। जैसे फिरन है वो आपके जम्मू कश्मीर से, रोहित है आपके हिमाचल से, फुलकारी पंजाब से, लेकिन जो पानु बाजू है ये आपके पश्चिम बंगाल से संबंधित नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चंद्र ग्रहण होता है जब, तो हम ये कहेंगे चंद्र ग्रहण जब होगा आपका जब सूर्य है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच हो जाएगा, यानी माफ़ी चाहूँगा ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, यानी पृथ्वी है वो सूर्य चंद्रमा के बीच में हो जाएगी। एक तो होता है सूर्य ग्रहण, एक होता है चंद्र ग्रहण, यानी ये कह रहा है ये कोई सूर्य है और पृथ्वी अगर यहाँ बीच में आ जाए किसके, ये हो चंद्रमा, तब तो होता है ये चंद्र ग्रहण। ये पृथ्वी है और ये यहाँ पर चंद्रमा हो जाए, ये पृथ्वी यानी ये तो सूर्य है, ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी है, तब इसे बोलेंगे सूर्य ग्रहण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर फिर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ऊपर की स्थिति चंद्र ग्रहण की, नीचे की स्थिति सूर्य ग्रहण की है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका फिर 1 सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, एक है पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जीवन जनसंख्या का रखरखाव एवं पुनः प्राप्ति के लिए प्रयुक्त इसमें से पद कौन सा है, तो वो संबंधित हो जाएगा स्वस्थानी, इसे बोलेंगे इन सीटू। इन सीटू एक होता है एक्स सीटू। तो ये जो सही बातें हो रही थी वो इन सीटू के बारे में हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि कुछ वर्षों पहले तक गिद्ध आमतौर पर दिखाई देते थे, लेकिन वर्तमान में गिद्ध कभी कभार ही नजर आते हैं। इसका मेन रीजन क्या है? हम ये कहेंगे कि जो पशुपालकों द्वारा बीमार पशुओं के इलाज में प्रयुक्त औषधि, एक ये भी रीजन होगा, क्योंकि उन्हें ही तो खाते थे जो पशुपालक यानी पशु एनिमल्स होते हैं उन्हें। नेक्स्ट 145 नंबर के निम्न में से कौन से क्रियाकलाप जंगलों के विनाश के लिए उत्तरदायी होंगे, तो हम कहेंगे चाहे तो वो आपके खनिजों की खुदाई हो, यानी ऑप्शन नंबर 1। और कौन से हो सकते हैं इनमें से, और आपके बांध का निर्माण हो, और कौन से हो सकते हैं, और कृषि के लिए भूमि तैयार करना। ये सभी रीजन हो जाएंगे आपके विनाश के लिए उत्तरदायी जंगलों के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि प्राकृतिक संसाधनों को लंबे समय तक उपयोग करने के लिए संरक्षण में सहायक जो 3R होती है, 3R, ये संबंधित हो जाएंगे। हम कहेंगे यानी ऐसे कह सकते हैं रिड्यूज, रिसाइकल, रीयूज। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। भारत जल सप्ताह 2019 है, कह सकते हैं कब मनाया गया था? 24 सितंबर से आपके 28 सितंबर। संगमरमर कैंसर की घटना का कारण क्या है? तो इसका एक ही होता है अम्लीय वर्षा, इसे स्टॉक कैंसर बोलते हैं। ठीक है, एक तरफ सूची स्पष्ट। सेकंड गिर राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपके गुजरात से संबंधित हो जाएगा, लेकिन आपको तो केवल ये बताना है कि उसमें पाया क्या जाता है। ठीक है, तो हम ये कह देंगे, फिर क्या कह देंगे कि भारतीय शेर पाए जाएंगे। रणथंभौर ये राजस्थान में आता है, सवाई माधोपुर में, तो यहाँ पर क्या पाया जाता है? तो यहाँ पर बाघ पाए जाएंगे। इसके अलावा जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ किसके लिए? एक सींग वाले गेंडे के लिए। और बांदीपुर हो जाएगा फिर। बांदीपुर में कौन आएगा? हाथी या कस्तूरी मृग, तो ये कस्तूरी मृग हो जाएंगे। और बाकी जो कंचनजंगा है ये संबंधित हो जाएगा आपके नहीं बांदीपुर फिर आपके हाथी हो जाएंगे, कंचनजंगा हो जाएगा आपका कस्तूरी मृग से। तो इस प्रकार इसका फिर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। पहले का हमने दूसरा लगाया था, तीसरे का हमने फिर यानी दूसरे का तीसरा लगाया था, फिर हमने तीसरे का चौथा लगाया था, और चौथे का पहला लगाया था, और 5 का 5 हो जाएगा। इस प्रकार है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती की जाती है? तो ये संबंधित हो जाएगा उत्तर पूर्वी राज्य जो आपकी 7 सिस्टर कहलाती हैं उधर की साइड। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन पेपर है आपके इसमें एस्टेट के क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपके पर्यावरण अध्ययन से संबंधित। ये आपके 2019 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 121 नंबर है, जैसा देख पा रहे होंगे। इसमें पूछा गया था जो रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये संवेग संरक्षण के कारण पर यानी मोमेंट संवेग प्रकार करता है, ऐसे बोल सकते हैं। इसमें से बताइए सनराइज उद्योग है वो किस रूप में है? तो वो सूचना जो प्रौद्योगिकी होती है ना, उसे ही बोलते हैं क्या? सनराइज उद्योग। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो अफाई करत दुबैया, ये क्या है? ये जहरीली सरप है, काटने पर यानी काटने के द्वारा जहर फैलता है शरीर में। नेक्स्ट है इसमें से बताइएगा सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादप प्रक्रिया करने से बनता है, तो उसे ह्यूमस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जीवाणु को मारने के लिए जल में कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है? तो वो आपकी होगी क्लोरीन होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो हम इसके लिए उपयोग करते हैं वो ईंधन हो जाएगा आपका संबंधित हो जाएगा यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। इसमें से सही विकल्प का चयन कीजिए। हम ये कहेंगे विश्व में जो जल की कुल मात्रा है ना वो नियत रहेगी, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा।
किस धातु का उपयोग है सोलर सेल बनाने में किया जाता है, तो ये संबंधित हो जाएगा आपका सिलिकॉन। नेक्स्ट है कि नई प्रजाति बन जाती है यदि, कब बन जाएगी, हम ये कहेंगे या तो आपके संबंधित हो जाए किससे, जो भी जनक कोश का डीएनए में महत्वपूर्ण परिवर्तन से, या युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या परिवर्तित होने से। तो इसका ऑप्शन नंबर ए और बी यानी बी 2 नंबर हो जाएगा, क्योंकि बाकी 3 नंबर ऑप्शन था आनुवंशिक पदार्थों में परिवर्तन ना हो, तो नहीं होगा तो फिर तो कोई जाति बन ही नहीं सकती। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। किस हार्मोन के लिए या किस हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन आवश्यक होती है, हम जानते हैं क्या थायरॉक्सिन होगी, कौन सी होगी, थायरॉक्सिन। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन मानी जाती है। इसमें से कह रहा है कि निम्न में से कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा के रूप में होती है, तो वो एटीपी के रूप में होती है। किसके रूप में होगी, एटीपी। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, जिसका रासायनिक नाम होगा एडिनोसिन, नहीं एडिनो ट्राइफॉस्फेट बोलेंगे, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। कौन सा पद कार्बन चक्र में सम्मिलित नहीं होगा, तो इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं होगा, तो वो वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा। बाकी प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा, शोषण भी हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन का जलना हो जाएगा, लेकिन वाष्पोत्सर्जन है ये सम्मिलित नहीं होगा। कौन सी बीमारी है जीवाणु जनित नहीं है, देखो हैजा तो होती है विब्रियो कॉलेरी द्वारा, टीबी ये होगी आपकी ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा, एंथ्रेक्स भी हो जाएगी आपके जीवाणु द्वारा। जो आपकी इन्फ्लुएंजा है ना, ये आपकी वायरस जनित बीमारी है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। जैव निम्नीकरण का एक कारण इसमें से बताइए कौन सा वर्ग सही है। आप सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, जैसे कि घास पुष्प और चमड़ा, ये आपके जैव निम्नीकरण में सम्मिलित हो जाएंगे। इनके अलावा और क्या हो सकता है, जैसे जो कांच है ना, ये नहीं होगा। बाकी एक सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि फलों के छिलके, केक और नींबू, इसमें भी प्लास्टिक है, ये भी नहीं गलेगी, तो हम ये कहेंगे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि सुनहरा रेशा किसे कहते हैं, तो इसे कहेंगे पटसन को। पटसन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जूट। नेक्स्ट है, इसमें से कॉलम फर्स्ट और सेकंड का मिलान करना है, तो आप इसमें कूट दे रखिए, कूट से आसानी होगी पहचानने में। CFC का अब देखा जाए तो संबंध किससे होगा, हम ये कहेंगे ये ओजोन जो आपकी परत है उसका चरण कर रही है। बाकी CO2 है वो हरितगृह प्रभाव में टेम्परेचर बढ़ाता है। N2 का मतलब क्या है, हम ये कहेंगे N2 का मतलब ये सर्वाधिक उपलब्ध गैस है, क्योंकि ये 78% पाई जाती है आपके वातावरण में। CO एक जहरीली गैस हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसमें से बताइएगा जो आपके वयस्क व्यक्ति में RBC का निर्माण कहाँ पर होता है, ये बोन मैरो में होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसमें से बताना है आपको, एक तरफ तो राज्य दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपके जल संरक्षण की विधियाँ दे रखी हैं, आपको मिलान करना है कौन सी किससे संबंधित हो जाएगी। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में पाई जाती है खड़ीन, ठीक है, तो 4 सही हो जाएगा। तो 4 किस में, एक तो 1 में और एक 3 में। बाकी देखते हैं महाराष्ट्र में क्या पाई जाती हैं, तो महाराष्ट्र में आपकी संबंधित हो जाएगी बंदारस, ठीक है ना। फिर केरल में किससे संबंधित हो जाएंगी, केरल में हो जाएंगी आपकी सुरंगम। और तमिलनाडु में क्या कहेंगे इसे, तमिलनाडु की हो जाएंगी संबंधित आपकी एरिस। और बाकी जो बिहार में होती है उसे क्या बोलते हैं, बिहार में होगी उसे पाइन कहेंगे। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, स्थानांतरित कृषि ब्राज़ील में क्या कहते हैं, तो ब्राज़ील में उसे रोका कहते हैं। दावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, यानी दावन मीन्स ये होता है दावन का मतलब होता है धोने का, सही है ना, धोने का होगा, और एक होता है खाने का। तो दावन सोडा तो धोने से संबंधित है, तो इसका रासायनिक नाम बताइएगा क्या होगा, तो सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, यानी सोडियम
कार्बोनेट ये होता है सोडियम कार्बोनेट। इसमें 10H2 जल के अणु होंगे दोनों के सोडा में। और बाकी वैसा देखा जाए जो खाने वाला होता है सोडियम बाई कार्बोनेट बोलते हैं, इसे खाने का सोडा बोलते हैं, ये धोने का सोडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, तो वो Mg होगी। मैग्नीशियम बोलेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसमें से बताना कमरे के ताप पर कौन सी अधातु है वो द्रव रहती है, तो वो ब्रोमीन होगी। ठीक है, बाकी अगर ये कहता क्या कहता धातु, तब इसका राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन होता मरकरी। इसका तो अभी राइट आंसर ब्रोमीन होगा। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कौन से हैं, यानी जो रिन्यूएबल होती हैं वो बताइएगा। तो इनमें से रिन्यूएबल कौन सा हो सकता है, तो इनमें से देखो ये तो कन्वेंशनल है, ये भी कन्वेंशनल है और ये भी कन्वेंशनल है, यानी ये समाप्त होने वाले हैं। और जो समाप्त होने वाले होते हैं उन्हें बोलते हैं अनरिन्यूएबल, और जो कह सकते हैं जिन्हें परिवर्तित किया जा सकता है वो होते हैं वन, यानी जिन्हें रिन्यूएबल बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही कर लेंगे हम। किस जीव के द्वारा वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है, तो वो आपके केंचुए हो जाएंगे। अमरबेल उदाहरण किसका माना जाता है, तो ये परजीवी होते हैं, यानी जिन्हें बोलते हैं पैरासाइट। पैरासाइट होते हैं ना, तो ये पैरासाइट का एग्जाम्पल कौन सा माना जाता है, एक आपने नाम सुना होगा अमरबेल। तो अमरबेल है ना, वो इसी का उदाहरण होती है पैरासाइट का। ये दूसरे जीवों पर रहती है और वहाँ पर वृद्धि करती है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं कि पूर्ण विश्वास व्यापी, यानी पूर्ण विश्वास व्यापी उष्णता के लिए विविध ग्रीन हाउस गैसों का सापेक्षिक योगदान के बढ़ते हुए क्रम में बताइएगा। यानी बढ़ता हुआ क्रम बताना है कौन किस में सर्वाधिक होगा, ऐसे इस प्रकार ये तुलनात्मक रूप से बताना है। तो ये देखिएगा जैसे CO2 सर्वाधिक, और उससे कम मीथेन, उससे कम CFC, सबसे कम NO2। तो ये सही है ना क्रम, सही है, यही हो जाएगा योगदान बढ़ते हुए क्रम में। तो फिर इसका यही क्रम होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होना चाहिए इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं विश्व जल दिवस 22 मार्च को, तो ऑप्शन नंबर 1 सही। लेंस की क्षमता मापी जाती है डायप्टर। कोशिकांक स्वयं का DNA रखते हैं, तो एक तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, और कौन रखते हैं, और लवक जिन्हें प्लास्टिड बोलते हैं ये भी रखेंगे। तो हम ये कहेंगे ऑप्शन नंबर पे 4 पे जाएंगे ना, क्योंकि 2 और 3 लास्ट में कह रहा है 2 और 3, तो हम लास्ट वाले पे जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे इस वीडियो के अंतर्गत जो आपकी स्टेट में ना 2018 में आपके पूछे गए थे क्वेश्चन EVS से संबंधित, उन्हें देखेंगे किस प्रकार के थे। ठीक है, तो सभी वीडियो में देख रहे हैं तो इसमें भी देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 121 ध्यान से देखिएगा। जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान जारी करने वाला भारत का कौन सा प्रथम राज्य था, तो वो आपकी UT दिल्ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122 है, इसमें पूछा गया है कार्बनिक पदार्थ के अपघटन के समय मृदा में निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादित नहीं होता है, कौन उत्पादित नहीं होता है, तो हम ये कहेंगे ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। भारत का वैश्विक धरोहर स्थल जो 1 से अधिक राज्य में अवस्थित है, तो भारत की जो माउंटेन रेलवे है ना वो संबंधित होगी धरोहर के रूप में। 124 क्वेश्चन है, वनोन्मूलन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय गैसीय संघटक के स्तर में वृद्धि होती है। अगर वनों को आप काटोगे तो निश्चित तौर से वहाँ पर CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि CO2 वातावरण में इसलिए बढ़ेगी, अगर प्लांट्स नहीं रहेंगे तो निश्चित तौर से इनकी मात्रा तो बढ़नी, क्योंकि ये प्लांट ही तो एब्जॉर्व करते हैं ना इसे CO2 को, और इसे CO2 को एब्जॉर्व करके O2 देते हैं हमें। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसमें पूछा गया है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक संगठक को चुनिएगा, तो हम ये कहेंगे देखो इसमें से जो आपका प्लवक होते हैं ना जिन्हें हम बोलते हैं प्लांक्टन्स या प्लांक्टन्स बोलते हैं, ये आपके जलीय पादप होते हैं एक तरह से, तो निश्चित तौर से यही होंगे आपके जैविक संगठक, बाकी सभी जैविक चीज़ें नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण कौन सा होगा, यानी जो कन्वेंशनल का, तो वो होगा आपका जो आपकी न्यूक्लियर एनर्जी होती है ना, नाम की ऊर्जा वो हो जाएगी।
इसमें से पूछा गया है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा मुर्दाखोर नहीं है। मुर्दाखोर का मतलब होता है ये स्कैवेंजर होते हैं, यानी एक तरह से पृथ्वी पर जो भी एनिमल्स हों, जीव जंतु हों, इनको ख़त्म करने वाले होते हैं, उन्हें स्कैवेंजर कहते हैं। यानी सड़ी गली चीज़ों को भी नहीं छोड़ते हैं, सभी को खा जाएंगे। तो इनमें से कौन सा होगा, ये कह रहा है कि कौन सा नहीं है, तो वो मशरूम नहीं होगी, क्योंकि मशरूम आपकी जीवित मानी जाएगी। यानी मशरूम का कोई लेना देना नहीं होगा आपके किससे, स्क्वेंजर से यानी मुर्दाखोर से। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बाकी गिद्ध, दीमक और केचुआ ये तीनों संबंधित होंगे आपके स्क्वेंजर से। क्वेश्चन नंबर आपका 128 है, वो इस प्रकार पूछा है कि देखो आप पढ़ के देख लीजिए, इसमें कोड तो नहीं दे रखे नीचे, नहीं है, डायरेक्टली है। तो देखो देख लेते हैं क्या पूछा गया है। ये क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है कि घरों में जलाऊ लकड़ी के अपघटन से एक जहरीली गैस निकलती है एक्स। तो हम जानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी, क्योंकि वही होती है जो अगर हम ईंधन को सही नहीं जलाएंगे तो। बाकी है फिर सात द्वारा ये खींच ले जाने पर गैस एक्स है रक्त में उपस्थित पदार्थ के साथ यानी बाह्य पदार्थ से संयोजित हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं ऑक्सीजन से बात कर रहा है ना, कि हीमोग्लोबिन होगा, ठीक है, होगा इन्हीं में से। अब देखते चलना, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड थी तो इन्हीं में से ही होगा कोई ना कोई, ठीक है। अभी देख लेते हैं कौन सा हो सकता है, ठीक है। वायु के साथ संयोजित होती है और फिर रक्त की गैस यानी रक्त की गैस जड़ को वहन करने की क्षमता को कम कर देती है। तो फिर ये हीमोग्लोबिन से मिलेगी, क्योंकि जब हम सांस लेंगे तो हीमोग्लोबिन के साथ मिलके ना ये, यानी ऐसे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, जो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, वैसे हम देखते हैं कि जो आपकी हीमोग्लोबिन है वो आपके 4 ऑक्सीजन अणुओं से जुड़ी होती है, लेकिन जब ये पहुंच जाती है ना कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो फिर ये यहाँ पे इसे ऑक्सीजन को उठा देगी, खुद जुड़ जाएगी। अब यहाँ पे फिर ऑक्सीजन की मात्रा की कमी कर देगी, ठीक है। तो फिर आगे क्या कह रहा है कि क्षमता कम कर देती है जिससे श्वसन संबंधी समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो एक्स वाई जेड को पहचान कीजिएगा। तो हम ये कहेंगे इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। एक्स थी आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड, वाई थी आपकी हीमोग्लोबिन, और आपकी जेड हो जाएगी वह क्षमता को कम कर देगी यानी ऑक्सीजन ऑक्साइड की मात्रा की कमी कर देगी। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसका रीजन वही है कि वहाँ पर जो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के 4 अणु जुड़े रहते हैं उन्हें हटा देती है, खुद संयोजित हो जाती है। तो जैसे फिर ऑक्साइड जो भी ऑक्सीजन के होंगे ना अंदर आने के लिए, तो उनके परिवहन में समस्या उत्पन्न कर देती है या उन्हें होने ही नहीं देती, बहुत कम कर देती है, इस वजह से मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इसमें क्या पूछा है, एक बायोमास के अवायवीय किण्वन के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गैसें उत्पादित होती है। तो बायोमास के अवायवीय शोषण द्वारा, तो ये हो जाएगी फिर बायो गैस ही हो जाएगी। अवायवीय शोषण या अवायवीय किण्वन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गैस है उत्पादित होती है, तो वो बायो गैस ही हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ओजोन के संबंध में सही कथन का चूज कीजिएगा। हम ये कहेंगे ओजोन है पराबैंगनी किरणें अवशोषित कर लेती है, ऑक्सीजन निर्मित करती है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से एक से अधिक पौष्टिकता स्तर का सदस्य कौन सा होगा। यानी एक से अधिक पौष्टिकता, यानी यहाँ पर इंग्लिश देखिए क्या दे रखी है, मोर देन 1 ट्रॉपिक लेवल। तो आप ऐसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो आपका मानव है ना वही माना जाएगा एक से अधिक पौष्टिकता स्तर का सदस्य, क्योंकि ये सभी चीज़ें को खा सकता है। नेक्स्ट है कि इसमें से बताइए कौन सा भौम जल स्तर से कम नहीं करता है। यानी भौम जल स्तर का मतलब जो जल स्तर होता है उसे कम नहीं करता है, कौन इसमें से नहीं है ऐसा। इसमें से हो जाएगा बढ़ती बर्फबारी, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सबसे छोटी से सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य का सही क्रम बताइएगा। यानी देखा जाए तो जो लेवड़ा की बात कर रहा है तो लाल की सर्वाधिक होती है। अब इसकी भी एक वो है कि आपको कंप्लीट नहीं दे रखी है, इनमें से कुछ ही दे रखी है, तो इनमें से आपको दिमाग लगाना होगा क्योंकि आपको मालूम होनी चाहिए सभी। तो देख लेते हैं, जैसे कि इसमें से अगर देखा जाए, देखो सबसे कम होगी आपकी क्रम के हिसाब से देखें तो पराबैंगनी में, फिर उससे ज़्यादा होगी दृश्य में,
फिर सबसे ज़्यादा हुई अवरक्त में, तो यही क्रम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी परिभाषित भौगोलिक अवस्थिति में ही विशिष्ट उपस्थिति की पारिस्थितिकी अथवा को क्या कहते हैं, अवस्था को। तो हम उस अवस्था को कहेंगे, आपकी संबंधित हो जाएगी ये एंडेमिक। ये कह रहा है किसी परिभाषित भौगोलिक अवस्थिति में ही विशिष्ट उपस्थिति की पारिस्थितिकी अवस्था कहलाती है, एंडेमिक कहेंगे। यानी आप ये कह रहे हैं पर्टिकुलर किसी एक स्थान पर कोई चीज़ पाई जा रही है तो उसे फिर आप एंडेमिक कहेंगे, ठीक है। और जो विश्व स्तर पर पाई जाती है फिर उसे हम पेंडेमिक कहेंगे। अब इसका एंडेमिक का तो उदाहरण यही ज़्यादातर दिया जाता है, जो ऑस्ट्रेलिया में कंगारू पाए जाते हैं और कहीं पे नहीं पाए जाते, तो वो इसी का एंडेमिक का उदाहरण ही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रसारित रोग रही है। देखो हैजा है, हेपेटाइटिस है और आपका टाइफाइड है, लेकिन जो ट्यूबरकुलोसिस है ना वो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है। तो मैग्नीशियम हो जाएगी। एक है वन्य जीव रक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित पुरस्कार कौन सा दिया जाता है। तो वो आपका अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसे बोलते हैं CPCB के अनुसार है रिहायशी इलाकों के लिए ध्वनि की ऊपरी सीमा कितनी होनी चाहिए। तो हम ये कहेंगे रिहायशी इलाकों में बात करना है तो ऊपरी सीमा पूछिए, तो ये संबंधित हो जाएगी आपकी 55 डेसिबल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। एक है जैव निम्नीकरण ठोस अपशिष्ट फेंकने के लिए ए रंग के कचरा यानी कचरेदान का उपयोग करते हैं, जबकि पुनः चक्रित करने के योग्य अपशिष्ट बी रंग के कचरेदान में फेंके जाते हैं। तो ए बी का रंग पहचानिएगा। तो ये आपके संबंधित हो जाएंगे, जैसे कि जो पहला वाला होगा ना, जैसे जैव निम्नीकरण ठोस अपशिष्ट फेंकने के लिए किस रंग का उपयोग कचरेदान का करेंगे, तो उसके लिए तो हरा करेंगे। फिर दूसरे में करें जबकि पुनः चक्रित करने योग्य अपशिष्ट बी कचरेदान में डालेंगे तो वो फिर आपका नीला हो जाएगा। पहला हरा दूसरा नीला, तो ऑप्शन नंबर फिर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इसमें से बताइए वायुमंडलीय हरितगृह प्रभाव मुख्यतः किसके अवशोषण एवं पुनः उत्सर्जन द्वारा उत्पन्न होगा। तो ये संबंधित हो जाएगा आपका ये वायुमंडलीय द्वारा अवरक्त किरणों से हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हम ये कहेंगे 2 सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, एक दूसरे से जुड़ी जटिल खाद्य श्रृंखलाएं कहलाती हैं, उसे फूड वेब बोलते हैं। क्या बोलेंगे, फूड वेब। तो ऑप्शन नंबर पर 1 होना चाहिए, फूड वेब मतलब खाद्य जाल। प्रदूषण द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों का युग्म चयन कीजिएगा, यानी प्रदूषण के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों का युग्म। अब प्रदूषण के कारण देखा जाए तो देखो, ये तो आपका क्राई जो है ना, कैट क्राई सिंड्रोम, ये तो आनुवांशिक है, ये तो होगा नहीं। मैरास्मस है, ये प्रोटीन की कमी से होता है, ठीक है। और देखो ये मैरास्मस क्वासियर, ये आपकी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है। लेकिन जो 4 नंबर ऑप्शन सही है, मीन माता जो आपके पारा यानी मरकरी से होगा, फ्लोरोसिस से होता है वो फ्लोराइड से होता है, जिसमें हड्डियाँ मुड़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। गलत युग्म का चयन कीजिएगा, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि इसमें से नीलगिरी बायोस्फीयर है, ये तमिलनाडु केरल कर्नाटक में। जो आपका नोकरेक बायोस्फीयर है, ये मिजोरम में नहीं है, ठीक है। बाकी सिमलीपाल है बायोस्फीयर, उड़ीसा में सही है। दिवांग बायोस्फीयर है जो AP यानी अरुणाचल प्रदेश में, तो गलत हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 144 नंबर, इसमें पूछा था गलत कथन का चयन कीजिएगा। तो इसमें से जो वनीकरण है ना, जिसे रिफॉरेस्टेशन बोल रहे हैं, और वन रोपण इसे एफॉरेस्टेशन बोल रहे हैं। एक ही प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त शब्द दो, यानी एक ही प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त 2 शब्द हैं, ये गलत है। ये दोनों ही अलग चीज़ें हैं, ना कि एक। तो ऑप्शन नंबर 3 सही। 1992 के रियो शिखर सम्मेलन एजेंडा 21 में क्या चीज़ है, हम कहते हैं संधारणीय विकास, यानी आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित था।
140 नंबर क्वेश्चन ये है कि कौन सा इसमें से एक ग्रीन डीड नहीं है, यानी ग्रीन गुड डीड नहीं है, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये संबंधित हो जाएगी आपके कचरे को जलाते हैं उससे संबंधित नहीं होगा। बाकी ये संबंधित होता है जैसे लाल बत्ती पर गाड़ी का इंजन बंद कर देना, ठीक है, पक्षियों के लिए दाना पानी रख देना, आहार में विभिन्न अनाज खाए जाना, ठीक है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 2 ही होगा, बाकी सभी थे। यानी प्रदूषण को एक तरह से रोकना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की सूची में से किसे निकाल दिया गया था? तो वो बांस को निकाल दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका फिर 4 सही हो जाएगा। इसमें से बताइए विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम क्या थी? तो देखो उस टाइम पे जो इसकी थीम थी वो थी प्लास्टिक प्रदूषण को पराजित करना। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसमें से बताइए यूरिया को लेपित करने के हेतु या प्रयुक्त हो रहा तेल किस पौधे के बीज से प्राप्त किया जाता है? तो ये संबंधित होता है आपके नीम का, कह सकते हैं एक तरह से तेल उपयोग किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें से कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड का मिलान करना है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। तो पहले का चौथा हो जाएगा। पहले का चौथा किसमें? तो पहले का चौथा एकमात्र पहले में है, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। बाकी फिर देख लीजिएगा जो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है वो संबंधित हो जाएगा 16 सितंबर से। विश्व पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को हो जाएगा। और आपका अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है ये संबंधित हो जाएगा आपके 22 मई से। और वो आपका पृथ्वी दिवस है वो 22 अप्रैल से। इस प्रकार इसका पहला ही क्रम या पहला ऑप्शन हो जाएगा।